तो मैं क्लास 12 केमिस्ट्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। देखिए आंसर हमारे पास है बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए जितने भी बोर्ड के पेपर होते हैं इसी में सब पेपर दिए होते हैं। क्या देते हैं इसमें, इसी में सब पेपर होते हैं जितने सालों के होते हैं। सभी हमने जितने सालों के पेपर हैं यहाँ पर जो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं सभी पेपरों से सभी इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन यहाँ पर ले लिए हैं। यहाँ पर ध्यान रखना जितनी बार 2025 तक मतलब कि 2018 से 24 तक इसमें पेपर दिए यहाँ पर, ठीक है। 2025 में बोर्ड परीक्षा देंगे यहाँ पर जितने भी 2018 से 24 तक पेपर हुए हैं उनके सभी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिए यहाँ पर। इनको रट लेना, यही इन्हीं में से आएंगे जो हर साल रिपीट होते हैं, वही लिए यहाँ पर हटाइए, ठीक है। पूरी किताब के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक देखिए बोर्ड में हर साल आने वाले हैं जो रिपीट होते हैं क्वेश्चन वही लिए यहाँ पर, इन्हीं में से आपके फंसेंगे यहाँ पर। देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में, क्या देखेंगे, देखिए एमसीक्यू देखेंगे यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब कि बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। और क्या देखेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखेंगे जो थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या देखेंगे यहाँ पर न्यूमेरिकल देखेंगे जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो बार बार रिपीट होने वाले हैं न्यूमेरिकल देखेंगे यहाँ पर। और क्या देखेंगे क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए उनको देखेंगे यहाँ पर, राइट। फिर क्या देखेंगे यहाँ पर कैसे प्राप्त करोगे, तो कैसे प्राप्त करोगे उनको देखेंगे यहाँ पर। फिर देखेंगे नेम रिएक्शन देखेंगे यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट हर साल फिक्स नेम रिएक्शन तो फिक्स है। ये सब क्वेश्चन यहाँ पर आपके ध्यान रखना, अधिकांश क्वेश्चन इन्हीं में से फंसेंगे यहाँ पर, इन्हीं में से यहाँ पर ध्यान रखना, इनको तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है बार बार आने वाले। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एमसीक्यू फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए एक लगातार आ रहा है 20 में आया है, 22 में आया, 23 में आया, 24 में, 20 से लगातार आ रहा है। ये क्या रहा, 20 से लगातार आ रहा है। देखिए 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। आप क्लास 11th में सीख चुके हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या क्लास 11th में सीख चुके हैं। देखिए इसको सिंपलीफाई करके बता सकते हैं, सिर्फ डायरेक्टली तुक्का नहीं मारेंगे। देखिए हमारे पास इसका सोल्व करके बताते हैं यहाँ पर, देखिए इसका सोल्व करके बताएंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 25 में छप सकता है, लगातार 20 से आ रहा क्योंकि 20 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं, जल के कितने मोल होते हैं बताइए। देखिए कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल, आपने फार्मूला सबसे पहले हम यहाँ पर मोल निकाले यहाँ पर 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है। आप क्लास 11th में पढ़ते, क्लास 11th का क्वेश्चन है यहाँ पर, केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट वाला पहला चैप्टर पढ़ा होगा, मोल कॉन्सेप्ट होता है पहला चैप्टर क्लास 11th में केमिस्ट्री में, भाई उसी पर है यहाँ पर, वो पढ़ा होगा तो आराम से कर सकते हैं। देखिए मोल बराबर क्या होता है यहाँ पर, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, वेट अपॉन मोलर मास। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या दिया, यहाँ पर जब भी देखिए ग्राम लगा हुआ समझ लीजिए क्या दिया यहाँ पर, भार दे दिया यहाँ पर, क्या वजन दे दिया, वजन कितना है किलोग्राम में और ग्राम में नापते हैं वजन, तो वजन कितना है ग्राम में, वेट का मान कितना दिया यहाँ पर लिख लीजिए, क्योंकि हमें दिया यहाँ पर वेट बराबर कितना दिया, यहाँ पर वेट बराबर दे दिया है 180 ग्राम दिया है, बट हमें यहाँ पर मोलर मास नहीं दिया यहाँ पर, यानी कि अणुभार नहीं दिया यहाँ पर, अणुभार नहीं दिया तो निकाल लेंगे यहाँ पर अणुभार, क्या दिक्कत है यहाँ पर। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, जल है, जल का अणुभार होता है कितना होता है, ये याद होना चाहिए आपको, जल का अणुभार 18 होता है, इसे निकाल कर दिखा देते हैं यहाँ पर। लिखिए यहाँ पर H2O का अणुभार, H2O का अणुभार, H2O का अणुभार को इंग्लिश में कहते हैं मोलर मास, इसीलिए एम से इसको डिनोट कर देते हैं यहाँ पर, रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मोल देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, हाइड्रोजन का बताइए परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, तो इसको क्या लिख देंगे 2 गुणा 1। यहाँ पर सब क्लास 11th की सीखी हुई होगी, आपका सीखा हुआ होगा यहाँ पर, ठीक है। हाइड्रोजन कितना होता है यहाँ पर परमाणु भार 1 होता है, और गुणा 2 लगा हुआ तो 2 लिख देंगे यहाँ पर। और ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु भार 16 होता है यहाँ पर, 16 होता है कि नहीं, 16 होता है यहाँ पर, तो 2 1 2 हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा यहाँ पर 16, तो एम का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 16 2 18 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, मोल बराबर क्या होता है फॉर्मूला भार बटे अणुभार, भार का मान कितना हमारे पास है, भार का मान 180 लिख दिया यहाँ पर, अणुभार कितना दिया यहाँ पर, अणुभार 18 दे दिया यहाँ पर, इसको बाकी 18 दशामन कितना होता है 180 होता है 10 आ जाएगा, मोल क्या आ जाएगा 10 मोल आ जाएंगे यहाँ पर। कितना सिंपल सवाल है, यहाँ पर लगातार आ रहा है यहाँ पर 10 मोल, देखिए कहीं दिया हुआ, दिया हुआ 10 मोल यहाँ पर, ठीक है 10 मोल दिया यहाँ पर, बहुत ही सिंपल सवाल है। फिर देखिए निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है, देखिए डायरेक्टली इसको मैं तुक्का नहीं मार सकते, अगर यहाँ पर बदल जाए बाई चांस यहाँ पर दूसरे और आ जाए यहाँ पर, ऐसे बाई चांस इसको पोटेशियम सल्फेट का यहाँ पर रट लेंगे यहाँ पर, बट ये न्यूनतम होता है, लेकिन ये आया कहाँ से, देखिए इसको सोल्यूशन करके बताएंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बोला गया न्यूनतम पूछा गया यहाँ पर, सबसे पहले पोटेशियम सल्फेट है, तो पोटेशियम सल्फेट का आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए यहाँ पर। पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, K2SO4 होता है यहाँ पर, होता है कि नहीं होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या निकालना होगा, बांड-ठॉप गुणांक को निकालना होगा, बांड-ठॉप फैक्टर निकालना होगा यहाँ पर, ठीक है, बांड-ठॉप फैक्टर। तो बांड-ठॉप गुणांक इस टाइप से इसको तोड़िए यहाँ पर, ये दोनों तरफ रिएक्शन हो जाती है यहाँ पर। देखिए 2K पॉजिटिव में टूट जाएगा यहाँ पर, और प्लस का एक इसमें टूट जाएगा यहाँ पर, SO4 2 नेगेटिव में टूट जाएगा यहाँ पर। तो इसका बांड-ठॉप गुणांक यहाँ पर I बराबर कितना हो जाएगा, देखिए जितने आयन होते हैं उनको जोड़ लेते हैं, 2 1 3, तो 3 इसका बांड-ठॉप गुणांक आ जाएगा, 3 आ गया। फिर इसी टाइप से देखिए हाँ ये सोडियम क्लोराइड नहीं, नमक को तोड़िए, नमक को किस टाइप से तोड़ते हैं, NaCl यहाँ पर, NaCl है यहाँ पर, इसको तोड़िए यहाँ पर, इसको तोड़ेंगे यहाँ पर,
इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है, इसी में टूटेगा यहाँ पर, इसी में टूटेगा यहाँ पर। तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, बांठा गुणांक 1 2 2 आ जाएगा यहाँ पर, 2 हो जाएगा। फिर देखिए आगे चलिए, फिर ग्लूकोज कभी टूटता है नहीं टूटता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, कभी टूटता है नहीं टूटता है यहाँ पर, ग्लूकोज टूटता नहीं, ना यूरिया टूटता है यहाँ पर, कभी आयनों में टूटते हुए नहीं देखा होगा यहाँ पर, इसलिए ना ग्लूकोज टूटता है आयनों में, ना यूरिया टूटता है। इसके लिए इसका बांठा गुणांक क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे यहाँ पर। ग्लूकोज का बांठा गुणांक क्या लेंगे, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, यही तो होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, यही होता है यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो इसका बांठा गुणांक क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका बांठा गुणांक क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 यहाँ पर। फिर क्या हमारे पास यूरिया है, यूरिया अपने आयनों में नहीं टूटती है यहाँ पर, यूरिया का ना ग्लूकोज टूटता ना फ्रुक्टोज टूटता है, ठीक है, और यहाँ पर ना यूरिया टूटती है, ठीक है, ना सिरका का फार्मूला ना उसका टूटता, चीनी का जो फार्मूला वो भी आयनों में नहीं टूटता यहाँ पर। तो यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, यही तो यूरिया का फार्मूला होता है, यही होता है यहाँ पर। तो इसका बांठा गुणांक कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका बांठा गुणांक कितना, जो आयनों में नहीं टूटते हैं वो क्या होते हैं, मतलब कि उनका बांठा गुणांक 1 ले लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले हम चूंकि एक फार्मूला जानते हैं हमारे पास, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर न्यूनतम हिमांक वाला विलयन होगा, न्यूनतम। देखिए एक फार्मूला ध्यान रखना, यहाँ पर कोई भी इस टाइप से क्वेश्चन है यही मेथड पर करना, पूछा जाता है हर साल यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं डेल्टा TF, ठीक है, प्रोपोर्शनल होता है, कि समानुपाती होता है, किसके होता है, बांठा गुणांक के। अब देखिए जब हम बांठा गुणांक बढ़ाते हैं तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पर, तो हमारे पास हिमांक क्या होता है, कम होता है, ध्यान रखना। जब बांठा गुणांक बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हिमांक कम होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, देखिए निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है, न्यूनतम हिमांक। देखिए जब बांठा गुणांक बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हिमांक कम होगा यहाँ पर, राइट। तो देखिए जब हिमांक कम होगा, जब जिसका हिमांक कम होगा उतना ही उसका बांठा गुणांक ज़्यादा होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर बोला गया है न्यूनतम हिमांक वाला विलयन पूछा गया है, तो न्यूनतम हिमांक वाला विलयन कौन सा होगा बताइए, यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए इसका बांठा गुणांक ज़्यादा है, 3 है, जितना ज़्यादा होगा उसका हिमांक विलयन क्या होगा, मतलब कि हिमांक उसका क्या होगा, कम होगा यहाँ पर। इसमें देखिए बांठा गुणांक सबसे ज़्यादा किसमें है, यहाँ पर 3 ही, यहाँ पर किसका है, पोटेशियम सल्फेट का है यहाँ पर, तो 3 है इसका, सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर बांठा गुणांक, तो इसका क्या होगा, हिमांक कम होगा, सबसे ज़्यादा क्या होगा, इसका हिमांक सबसे ज़्यादा कम होगा यहाँ पर। तो क्या होगा, यही होगा। इसी मेथड पर सवाल लगाना, ये फार्मूला ध्यान रखना यहाँ पर, इसी से बनता है यहाँ पर, जितना बांठा गुणांक जिसका ज़्यादा होगा उतना ही हिमांक उसका कम होगा यहाँ पर, राइट। इस टाइप से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, डायरेक्टली तुक्का नहीं मारना, यहाँ पर डायरेक्टली मार दिया, यहाँ पर रट लिया, बदल गए तो MCQ, तो क्या करेंगे एग्जाम में, दिक्कत हो जाएगी। फिर देखिए अणुसंख्यक गुणधर्म है, यहाँ पर क्या होता है, अणुसंख्यक गुणधर्म। तो अणुसंख्यक गुणधर्म कौन सा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए पृष्ठ तनाव भी है, पृष्ठ तनाव भी नहीं है यहाँ पर, पृष्ठ तनाव नहीं है यहाँ पर, अणुसंख्यक गुणधर्म यहाँ पर, घनत्व भी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, परासरण दाब है यहाँ पर, ठीक है, परासरण दाब है यहाँ पर, ठीक है, आपने पढ़े होंगे यहाँ पर परासरण दाब है यहाँ पर, ठीक है, क्या है, परासरण दाब है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए परासरण दाब, फिर देखिए तनुता बढ़ाने पर विधि चालकता, देखिए इसको भी रटना नहीं है इस MCQ को। देखिए फार्मूला आपको ध्यान रखना है हमारा वाला। देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं यहाँ पर, हम जानते हैं चूंकि जितने हम कॉन्सेप्ट लिखवा रहे हैं यहाँ पर, ये कहीं मॉडल पेपर में नहीं मिलेंगे, इनको लिख लेना, MCQ आपका एक भी गलत नहीं होगा यहाँ पर। चूंकि हम जानते हैं बिलियन, ठीक है, बिलियन की तनुता, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है विशिष्ट चालकता के, किसके होती है, देखिए बिलियन की तनुता इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, किसके होती है, विशिष्ट चालकता के होती है, राइट। किसकी होती है, विशिष्ट चालकता के होती है यहाँ पर, विशिष्ट चालकता के, राइट। ये ध्यान आना है, कॉन्सेप्ट ध्यान आना जितने लिखवा रहे हैं यहाँ पर। बिलियन की तनुता इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/, विशिष्ट चालकता के, यानी व्युत्क्रम होती है यहाँ पर, राइट। अब देखिए एक बात देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए अगर हम इसको बढ़ाएंगे, यहाँ पर विशिष्ट चालकता को बढ़ाएंगे तो क्या होगी, यहाँ पर बिलियन की तनुता क्या होगी, कम होगी यहाँ पर, ठीक है। अगर इसको हम बढ़ाएंगे यहाँ पर, देखिए बिलियन की तनुता को बढ़ाएंगे यहाँ पर, तो क्या होगा हमारे पास, तो क्या होगा, यानी कि विशिष्ट चालकता घटेगी यहाँ पर, उल्टा जैसे अपोजिट लिखा हुआ है अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या कर रहा है, तनुता बढ़ाने पर, जब तनुता हम देखिए बढ़ाएंगे, इंक्रीज करने, इसको काट दिए, काम नहीं, यहाँ पर इसको बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, तो विशिष्ट चालकता क्या हो जाएगी, यहाँ पर घटेगी। तो इसके लिए एक काम करेंगे यहाँ पर, देखिए इसमें लिखा हुआ तनुता बढ़ाने पर, तो तनुता बढ़ाइए, यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, एक को बढ़ाएंगे दूसरा घटेगा, अपोजिट होगा यहाँ पर, इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होगी, इसको बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या होगी, घटेगी। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। या दूसरी भाषा में यहाँ पर लिख सकता है
तनुता घटाने पर, अगर तनुता इसको हम घटाते हैं, यहाँ पर इसको घटाते तो क्या होती है, ये बढ़ती, तो इस पर हम टिक मारते हैं, यहाँ पर इस पर मारते हैं। बट यहाँ पर लिखा हुआ है तनुता बढ़ाने पर, तो ये इस पर लगाएंगे घटेगी, यहाँ पर इसको बढ़ाएंगे तो इसको घटेंगे यहाँ पर। ठीक है, आपको बार बार समझा रहे हैं जिससे कि आपको पता चल जाए, ध्यान रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है विशिष्ट चालकता की इकाई है। देखिए विशिष्ट चालकता की इकाई किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर, देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल, इसका एक फार्मूला होता है डायरेक्टली यहाँ पर। विशिष्ट चालकता का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिखिए विशिष्ट चालकता का, या विशिष्ट लिख लीजिए, फार्मूला लिख लेना, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, चालकता मल्टीप्लाई सेल स्थिरांक, चालकता मल्टीप्लाई सेल स्थिरांक होता है। क्या होता है, चालकता मल्टीप्लाई सेल स्थिरांक, यहाँ पर सेल स्थिरांक, यही तो फार्मूला होता है, यही होता है सेल स्थिरांक, चालकता मल्टीप्लाई सेल स्थिरांक, विशिष्ट चालकता। अब देखिए चालकता का मात्रा क्या होता है, ओम होता है, सॉरी ओम इनवर्स होता है। विशिष्ट यानी प्रतिरोध के विक्रम को चालकता कहते हैं यहाँ पर, तो इसका मात्रा क्या होता है, ओम इनवर्स। बट सेल स्थिरांक का फार्मूला क्या होता है, एल अपान ए होता है, ये तो होता है एल अपान ए। अब देखिए ओम इनवर्स हमने ज्यों का त्यों लिखा, एज इट इज लिखा। अब देखिए ये क्या होती है, हमारे पास लेंथ, लंबाई होती है, लेंथ का मात्रा क्या होता है, सेंटीमीटर में दिया, चूंकि इसमें सेंटीमीटर में, अन्यथा हम मीटर में ले लेते हैं यहाँ पर, बट यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर में है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर ले लेंगे यहाँ पर। और ये क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, इसमें चूंकि दूरी सेंटीमीटर में ले तो स्क्वायर होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एक सेंटीमीटर कट जाएगा यहाँ पर, क्या बचेगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर, एक बचा यहाँ, सॉरी सेंटीमीटर बचा यहाँ पर, क्या बचा यहाँ पर सेंटीमीटर यहाँ पर बचा। ठीक है, अब इसको ऊपर ले चलिए, तो क्या हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो क्या पूछे आपसे, कोई पूछ ले विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है यहाँ पर, तो क्या बताएंगे यहाँ पर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। देखिए यहाँ पर क्या कहीं पर लिखा हुआ है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। अब देखिए रो की इकाई है, वेरी सिंपल, ये नहीं बताया, देखिए रो बराबर आपने फार्मूला पर, रो बराबर होता है हमारे पास फार्मूला आर ए अपान यल, यही तो होता है विशिष्ट प्रतिरोध, रो आर ए अपान यल, यही होता है। अब देखिए इसका मात्रा निकालिए, देखिए प्रतिरोध का मात्रा जरा बताना क्या होता है, इधर लिखते हैं आपको दिखेगा नहीं, प्रतिरोध का मात्रा का क्या होता है, ओम होता है, सबको मालूम है ओम होता है। और यहाँ पर क्षेत्रफल का मात्रा देखिए यहाँ पर मीटर में लिखा हुआ हर जगह, ठीक है, एमकेएस में है यहाँ पर, तो क्या लिख देंगे मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब देखिए लेंथ है, लेंथ किस में लेंगे यहाँ पर, लेंथ मीटर में चूंकि होती है, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि विस्थापन एक प्रकार का मीटर हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा ओम मीटर आ जाएगा यहाँ पर। ओम मीटर देखिए कहीं लिखा हुआ है यहाँ पर ओम मीटर, ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट ही मिल जाएगा यहाँ पर। कितना सिंपल सवाल है यहाँ पर, कोई कठिन है यहाँ पर, कुछ नहीं है। फिर देखिए अभिक्रिया A+2B, ठीक है, उत्पाद के लिए वेग नियम समीकरण इतना दिया है यहाँ पर, द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अभिक्रिया की कोट है, वेरी सिंपल, कोट निकालना होता है, इनको जोड़ देते हैं ऊपर वाली को, यहाँ पर इसकी सांता है, यहाँ पर इसकी घात क्या है, इसकी घात को जोड़ देंगे, इस पर कुछ नहीं तो 1 होगी, 2 एक 3 हो जाएगी इसकी, और क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं, इस पर इसकी पावर जोड़ दी जाती है यहाँ पर, वही घात हो जाती है हमारे पास, क्या हो जाती है, सॉरी वही कोट ही हो जाती है यहाँ पर, क्या हो जाती है कोट हो जाती है यहाँ पर, नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट बोला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग नेतांक का मत, इससे इस कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन जरूर बनता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रट लेना यहाँ पर, हर साल कभी मिस ही नहीं होता। देखिए फार्मूला देना ना, प्रथम कोटि की पूछा जाए, द्वितीय कोटि का पूछा जाए, तृतीय कोटि का पूछा जाए, नहीं सॉरी तृतीय कोटि का आपके सिलेबस में, प्रथम कोटि का, द्वितीय कोटि का और शून्य कोटि का पूछा, ये फार्मूला देना हमारा वाला इंपॉर्टेंट बहुत है यहाँ पर। देखिए क्या होता है, इसके लिए फार्मूला हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर। देखिए इस जनरल मात्रा को ध्यान रखना है, प्रथम कोटि का पूछा जाए, द्वितीय कोटि का पूछा जाए, और क्या पूछा जाए यहाँ पर शून्य कोटि का मात्रा पूछा जाए। इसके लिए मात्रा एक ध्यान रखना है यहाँ पर, क्या होता है मोल की पावर 1 माइनस का, ये फार्मूला ध्यान रखना, मोल की पावर 1 माइनस का 1, फिर क्या होता है लीटर की पावर n माइनस का 1 सेकेंड इनवर्स, इस फार्मूले को ध्यान रखना है यहाँ पर। अब जो पूछा है वहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा प्रथम कोड, तो n बराबर यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 पुट कर देंगे, भैया आपका मात्रा हो जाएगा। अगर बाई चांस यहाँ पर शून्य पूछा जाता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो यहाँ पर n बराबर 0 लिख देते हैं। अगर बाई चांस यहाँ पर आपको पूछा जाता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रा, तो n बराबर 2 लिख देते हैं यहाँ पर, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मोल की पावर, तो देखिए 1 माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, लीटर 1 इस कट जाएगा सबका 1, फिर देखिए 1 माइनस का 1 हो जाएगा, सेकंड की पावर माइनस का 1, देखिए इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो क्या इसकी पावर 0 बचेगा, इसकी पावर 0 की पावर 1 होता है, 1 की मल्टीप्लाई करें इतना, तो बराबर क्या आ जाएगा सेकंड इनवर्स ही आ जाएगा। देखिए सेकंड इनवर्स कहीं लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर, क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर हो जाए, एक पेज ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया प्रथम कोटि की, वेरी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब पेपर में बार आने वाले, कभी कभी सब्जेक्टिव में पूछ लिया था, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया, अनसार्ट से लिया था, तब 2022 में आया था, उससे लिया था हमने क्वेश्चन, सब अनसार्ट के मैच कर लेना, सब एक क्वेश्चन उसी में मिल जाएगा यहाँ पर। अगर आपको विश्वास नहीं है, आप एक क्वेश्चन अनसार्ट उठाना, मैच कर लेना, इन्हीं में से सब मिलेंगे यहाँ पर क्वेश्चन। देखिए इसलिए बोला प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, वेग स्थिरांक का मान है, वेरी सिंपल, वेग स्थिरांक का मान है। देखिए हमें क्या दिया है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हो प्रथम
कोटि की एक अभिक्रिया में, ठीक है, प्रथम फर्स्ट ऑर्डर एक रिएक्शन है यहाँ पर, ठीक है, 50 सेकेंड में एक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। जब इस टाइप से इस मेथड पर क्वेश्चन कहा जाए तो ये हमेशा ध्यान रखना टी हाफ का मान होता है, ठीक है, किसका मान होता है, टी हाफ का मान होता है, टी 1/2 आधी रह जाती है, हमेशा ध्यान रखना। तो क्या होगा, टी हाफ का मान होगा 50 सेकेंड यहाँ पर, बट हमें निकालना क्या है, वेग स्थिरांक निकालना। तो के का मान देखिए निकालना है, तो के बराबर फार्मूला क्या होता है यहाँ पर 0.693 बटे क्या होता है यहाँ पर 0.693 बटे क्या होता है, के होता है बटे सॉरी टी हाफ होता है, यही तो फार्मूला होता है, यानी कि अर्धवायु काल का यही होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0.693 हमने ज्यों का त्यों लिखा, एच टी लिखा है यहाँ पर, डिवाइडेड बाई, अब टी हाफ का मान कितना दिया यहाँ पर 50 दिया यहाँ पर। अब देखिए एक काम करिए यहाँ पर, क्या काम करिए, इस पॉइंट को हटाइए, 1 2 3 0 यहाँ पर बढ़ाइए, 1 2 2 3, ठीक है, 3 हो गया। अब देखिए के बराबर क्या होता है यहाँ पर 693/5 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर कितने होंगे, 2 और 2 4 0 हो गए, इसको ऊपर ले चलिए, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा यहाँ पर, 10 की पावर -4 हो जाएगा बराबर, इसको काटिए, देखिए 5 से काटिए, देखिए 5 × 5 हो जाएगा यहाँ पर, 5 × 5 कितने बचेगा, 1 बचेगा 19 होगा यहाँ पर, 5 × 15 हो जाएगा, 5 × 15 हो जाएगा, कितने बचेगा यहाँ पर 4 बचेगा 43 हो गए, 5 × 40 हो जाएगा यहाँ पर, 40 हो जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 40 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 × 6 = 30 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर -4 हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए इस तरीके से आंसर में दिया है कहीं यहाँ पर, इस तरीके से आंसर इन्होंने हमें नहीं दिया है, ठीक है। इसको विज्ञानी संकेतन में लिखिए, आपने 6ठी 7वीं में सीखा होगा यहाँ पर विज्ञानी संकेतन यहाँ पर, ठीक है। इसको पॉइंट को इधर ले चलिए यहाँ पर, देखिए यहाँ आंसर इस टाइप से कौन सा 1.38 वाला ये आ रहा है, तो पॉइंट को यहाँ तक लास्ट आंसर देख लेना, किस पॉइंट तक पूछ रहा है एग्जाम में, देख लेना। तो यहाँ तक पूछ रहा है, इसी में 138 यहाँ पर है, तो इसी में आ रहा है 38 138, तो पॉइंट को कहाँ ले चलिए, इधर ले चलिए, 1 2, देखिए कितने के बाद चलिए 1 2 ला रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखिए 1.38 यहाँ पर, 2 के यहाँ पर था 1 2, तो यहाँ पर प्लस का 2 इधर जोड़ देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पर 10 की पावर, देखिए 4 में से 2 घटाएंगे, -2 बचेगा, विद माइनस, जो बड़ा होता है जिसके आगे को जो साइन होता है वही लगाते हैं यहाँ पर, ध्यान रखना। तो क्या बचेगा 1.38 × 10 की पावर -2 बचेगा यहाँ पर, 1.38 × 10 की पावर -2, यही तो आपका आंसर होगा यहाँ पर, यही होगा यहाँ पर। फिर देखिए निम्न तत्वों में लेंथेनॉइड तत्व है, आपने बहुत याद किए होंगे लेंथेनॉइड तत्व, यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर CPR ND PM SN, ठीक है, इस टाइप से EU GD TB, ठीक है, इस टाइप से आपने किए होंगे यहाँ पर, देखिए। तो यहाँ पर क्या होगा, C होता है यहाँ पर लेंथेनॉइड, आपने पीरियोडिक टेबल में याद किए होंगे, C होता है, PR होता है, मतलब कि PR इसके नाम थोड़े से अटपटे होते हैं, PR का नाम क्या होता है, प्रेसिओडीनियम होता है यहाँ पर, फिर ND होता है, नियोडीनियम होता है, अब अटपटे से थोड़े नाम होते हैं, आपको कोई जरूरत नहीं, आपको इस टाइप से CPR ND PM SM इस टाइप से याद कर लेना, जिससे कि आपको लिखने हैं यहाँ पर, बस कोई नाम थोड़ी ना लिखने होते जरूरी यहाँ पर, इस टाइप से क्या होगा, C होगा यहाँ पर। अटपटे से नाम थोड़े से पढ़ने में दिक्कत होती है, बट वो होते हैं वो सिंपल है यहाँ पर, याद करना वो सिंपल है यहाँ पर, ठीक है। 59 से आपने देखा होगा, 59 इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 58 होता है इसका परमाणु, Z बराबर एटॉमिक नंबर पूछा जाता तो कितना होता है इसका, 58 होता है यहाँ पर, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 58 होता है, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अब क्या देखेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखेंगे आप। देखिए ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये सब आंसर थे यहाँ पर, ध्यान रखना यहाँ पर पूछे गए हैं, यहाँ पर 2023 में पूछा गया था यहाँ पर, क्या लिखा हो, परासरण दाब, क्या परासरण दाब है यहाँ पर, देखिए परासरण एवं परासरण दाब से आप क्या, परासरण दाब लिखा और परासरण एवं परासरण दाब से आप क्या समझते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है यहाँ पर, 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने नंबर में पूछा जाएगा, 4 नंबर में यहाँ पर। देखिए वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर तब तक जाते हैं जब तक कि झिल्ली के दोनों ओर तरल पदार्थ की मात्रा क्या हो जाती है, इक्वल नहीं हो जाती, ध्यान रखना। कुछ नहीं है, परासरण दाब क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर तब तक जाते हैं जब तक कि झिल्ली के दोनों ओर तरल पदार्थ की मात्रा क्या हो जाती है, बराबर नहीं हो जाती है, क्या हो जाती है, बराबर नहीं हो जाती है यहाँ, ठीक है। पढ़ने का कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर तब तक जाते हैं जब तक कि झिल्ली के दोनों ओर तरल पदार्थ की मात्रा क्या हो जाती है, बराबर नहीं हो जाती है, पढ़ लेना। फिर देखिए परासरण दाब क्या होता है, वह तरल दाब जो किसी विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग करने के लिए आवश्यक होता है, परासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। क्या होता है, वह तरल दाब जो किसी विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग करने के लिए आवश्यक होता है, परासरण दाब कहलाता है यहाँ पर। फिर देखिए रासायनिक अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2023 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ पर, क्या पूछा जा चुका है यहाँ पर। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, देखिए इकाई समय में किसी अभिकारक के उत्पाद में की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। आपने पढ़ा होगा
क्लास में फिजिक्स में पढ़ा को उसी समझ लिए उसी समय उसी तरीके से यहाँ पर सिर्फ अविकार का उत्पाद आ जाएगा। यहाँ पर है तो भाई यहाँ पर फिजिक्स वाला यहाँ पर क्लास 11 में पढ़ा होगा। यहाँ पर इकाई समय में किसी अभिकारक, इसमें चूंकि रिएक्शन में अभिकारक होता है, उत्पाद होता है, रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, इसलिए इसमें लिखते हैं अभिकारक उत्पाद। इकाई समय में किसी अभिकारक उत्पाद में की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है, रिएक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर राउल्ट के नियम को समझिए। हर साल आता, कभी मिस ही नहीं होता, लगातार 19 से आ रहा, लगभग 19, 20, 22, 23, 24 से लगातार आ रहा है में। ठीक है, इसको तैयार कर लेना। देखिए राउल्ट का नियम समझिए। देखिए इस नियम के अनुसार किसी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। क्या होता है, मूल प्रभाज के बराबर होता है। क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। क्या होता है, किसी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। इसी फॉर्मूला को कभी कभी इस टाइप से लिखते हैं, एन अपन कैपिटल एन लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको क्या ले लेते हैं यहाँ पर, एन प्लस का कैपिटल एन अप्रोक्सीमेटली हम क्या ले लेते हैं, कैपिटल एन ले लेते हैं यहाँ पर। इसको न्यूमेरिकल बहुत कराया अनसार्ट में यहाँ पर। ठीक है, इसी को ध्यान रखना यहाँ पर, किसी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, विलय के मूल प्रभाज के, मूल प्रभाज है, विलय के मूल प्रभाज के क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। यहाँ पर मोल का फॉर्मूला आप जानते हैं, यहाँ पर मोल बराबर भार बटा भार होता है। यहाँ पर नोट कीजिए, आगे चलते हैं यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए अभिक्रिया के औसत तथा तात्क्षणिक वेग को समझाइए और इन्हें, ठीक है, उन्हें प्रभावित करने वाले दो कारकों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए औसत वेग, यहाँ पर लिखा हुआ अभिक्रिया के औसत तथा तात्क्षणिक वेग को समझाइए, उन्हें प्रभावित करने वाले दो कारकों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर देखिए कभी कभी 4 नंबर में दोनों क्वेश्चन पूछे, कभी कभी 2 नंबर में पूछे जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर औसत वेग क्या होता है, किसी निश्चित समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। क्या होता है औसत वेग, यहाँ पर किसी निश्चित समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए तात्क्षणिक किसी क्षण पर हो जाएगा यहाँ पर, क्या तात्क्षणिक या किसी क्षण पर यहाँ पर। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ क्लास 11 में तात्क्षणिक त्वरण, किसी क्षण पर होने वाले परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। बट यहाँ पर तात्क्षणिक वेग है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, किसी क्षण पर, किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, तात्क्षणिक वेग कहते हैं। बहुत ही सिंपल, किसी क्षण पर ध्यान रखना, किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का तात्क्षणिक क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, वेग को प्रभावित करने वाले कारक देखिए, अभिकारक की सांद्रता लिख लीजिए। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है यहाँ पर। ठीक है, जब सांद्रता बढ़ाएंगे, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, यहाँ पर बढ़ जाएगी। यहाँ पर अभिकारकों का क्षेत्रफल देखिए, अभिकारकों के अणुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग अधिक होता है। ठीक है, अभिकारकों के अणुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने पर क्या होता है, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ पर नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए मोलर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइए इस पर यह न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ये थ्योरेटिकल लिखने के लिए आते हैं यहाँ पर, इसके लिए फार्मूले भी हमने लिख दिए हैं यहाँ पर। देखिए मोलर उन्नयन स्थिरांक एवं मोलर उन्नयन स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, आया था 2023 में, देख लेना आंसर लिए। इन दो स्थिरांक का प्रयोग करते हुए विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए दो अलग अलग सूत्र लिखे। देखिए आपको आंसर में दिखाते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर सब आए हुए हैं। यहाँ पर 2023 में देखना, 2023 से हमने उठाया था किसी ना किसी सेट में, यहाँ पर इसमें उठाया 2023 की, अभी दिखा रहे हैं आपको, चेक करा रहे हैं। देखिए यहाँ पर, ठीक है, 2023 का सेट यहाँ पर कौन सा चल रहा है, यहाँ पर 2022 का 2023 का सेट यहाँ पर। देखिए अभी आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, किसी ना किसी सेट में एक क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पर। देखिए अभी दिखा रहे हैं यहाँ पर हम, देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको अभी लिखवाई दिया। विलयन के परासरण दाब को समझिए, विलयन के परासरण दाब को भी लिखवा दिया यहाँ पर, इसको भी लिखवा दिया यहाँ पर। अभिक्रिया का औसत तथा तात्क्षणिक वेग को समझे, उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, ये सब क्वेश्चन आपको लिखवा देंगे, पूरा आंसर कवर करा देंगे यहाँ पर। फिर देखिए इसको भी लिखवा रहे हैं यहाँ पर, 4 नंबर का ये भी पूछा गया था यहाँ पर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए मोलर उन्नयन स्थिरांक एवं मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, अंतर स्पष्ट कीजिए इसमें। इन दो स्थिरांकों का प्रयोग करते हुए विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए दो अलग अलग सूत्र लिखे। कितने, देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, सब आपको आंसर से कराएंगे, एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पूरा आंसर ही समझिए कवर हो रहे हैं यहाँ पर, जितने 2018 से 24 तक के यहाँ पर। देखिए इंपॉर्टेंट ध्यान, देखिए मोलर उन्नयन स्थिरांक, देखिए मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है यहाँ पर, देखिए क्या होता है, किसी विलाय के 100 ग्राम में किसी विलय का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या होता है, किसी विलाय के 100 ग्राम में, ठीक है, लिखना हमेशा देना, एक किसी विलाय के 100 ग्राम में किसी विलय का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं यहाँ पर। इसे केवी से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, मोलर उन्नयन स्थिरांक यहाँ पर। और इसमें क्या कहा गया है यहाँ पर, इन दो स्थिरांक का प्रयोग करते हुए विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए दो अलग अलग सूत्र लिखिए। तो इसके लिए m बराबर क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई केवी मल्टीप्लाई स्मॉल w डिवाइड बाई डेल्टा टी वी मल्टीप्लाई कैपिटल W हो जाएगा यहाँ पर। ये फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पर, विलय का
विलेय का मतलब भार हो जाएगा यहाँ पर, अब विलायक का भार हो जाएगा यहाँ पर, और जानते हैं सब आप, ठीक है, और आप जानते हैं यहाँ पर, ठीक है। मोलर उन्नयन स्थिरांक का फॉर्मूला है यहाँ पर, ध्यान रखना यहाँ पर। इसके लिए मतलब द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए लिखवाया तो लिख दिया हमने। फिर देखिए इसमें बोला है मोलर उन्नयन स्थिरांक, जब मोलर आ जाए तो यहाँ पर 100 आता है, यहाँ पर ध्यान रखना। जब यहाँ पर मोलर, देखिए मोलर आता है तो 100 और यहाँ पर 1000 आ जाएगा जब मोलर आ जाए यहाँ पर, क्या आ जाए मोलर। देखिए किसी विलायक की यहाँ पर 1000 भाई सेम टू सेम परिवार, देखिए किसी विलायक की 1000 ग्राम में विलेय पदार्थ की 1 मोल घुलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केवी से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर, ठीक है। चाहे इसको केवी डैश से लिख लीजिए, यहाँ पर केवी डैश लिख लीजिए, यहाँ पर केवी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर केवी डैश लिख लीजिए यहाँ पर, जिससे कि अलग अलग हो यहाँ पर, ठीक है। यही लिखा हुआ यहाँ पर। इसके लिए क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा भाई, परिभाषा सेम टू सेम यहाँ पर, ठीक है भाई। डेल्टा टीवी अगर आपको नहीं मालूम डेल्टा टीवी क्या होता है यहाँ पर, तो क्या होता है? क्वथनांक में उन्नयन होता है यहाँ पर, ध्यान रखना, क्वथनांक में उन्नयन यहाँ पर ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए हम बराबर क्या हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई केवी मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू डिवाइडेड डेल्टा टीवी, भाई सेम टू सेम परिभाषा। तो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 1000 हो जाएगा यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर मोलर था, यहाँ पर मोलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। किसी विलायक के 1000 ग्राम में विलेय पदार्थ की 1 मोल को घुलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केवी से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर। हटाइए, जहाँ समझ लीजिए, यहाँ स्मॉल डब्ल्यू क्या है? विलेय भार है यहाँ पर, एम क्या है? विलेय का भार है, केवी क्या है? मोलर उन्नयन स्थिरांक है, डेल्टा टीवी का क्वथनांक में उन्नयन है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है? विलायक का भार है यहाँ पर, ठीक है। लिख लीजिए यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट 4 नंबर का पूछा गया, आपको दिखा दिया है। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, लगातार आ रहा 24, 23, 22 में लगातार ही पूछेंगी परिभाषा है। देखिए निम्नलिखित का आज स्पष्ट किए, चालकत्व की परिभाषा पूछेगी, सेल स्थिरांक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल नेतांक वही, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन द्वारा विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता चालकता या चालकत्व कहते हैं यहाँ पर। क्या होता है चालकत्व? यहाँ पर ये बोल सकते हैं प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं यहाँ पर। दूसरी भाषा में प्रतिरोध के व्युत्क्रम को भी कह सकते हैं यहाँ पर। सी बराबर क्या होता है? 1/r होता है यहाँ पर। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। स्टार से डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पर, स्टार से लिख दीजिए आप। किसी विद्युत अपघट्य क्या होता है? जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन द्वारा विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता चालकता या चालकत्व कहते हैं यहाँ पर। सी बराबर क्या होता है? 1/r होता है। इसका मात्रा क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स या मो हो जाएगा यहाँ पर। दूसरी भाषा में मो भी होता है, ओम इनवर्स भी होता है। फिर देखिए सेल नेतांक क्या होता है? किसी सेल के 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ की परिच्छेद क्षेत्रफल का अनुपात सेल नेतांक कहलाता है। देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? सेल नेतांक ये नहीं होता। ये क्या होता है? किसी सेल के 2 समांतर यानी 2 पैरेलल इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस होती है, और यहाँ पर ये क्या होता है आप जानते हैं? क्षेत्रफल। इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ के परिच्छेद का क्षेत्रफल होता है यहाँ पर। इसका जो रेशियो होता है भाई सेल नेतांक कहलाता है, सेल कोएफिशिएंट कहलाता है। इसका मात्रा क्या होता है? सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स होता है। क्या होता है? सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स होता है यहाँ पर। नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब आगे देखते हैं यहाँ पर, इसको नोट करिए आप। अब देखिए डी ब्लॉक के तत्वों की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 23 में भी पूछा गया, 24 में भी पूछा गया, ध्यान रखना। देखिए क्या होता है यहाँ पर, डी ब्लॉक के सभी तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं? धात्विक प्रकृति के होते हैं तथा ऊष्मा में विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत के सुचालक होते हैं। ऊष्मा एवं विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं यहाँ पर। दूसरी लिख लीजिए यहाँ पर, इसके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर। डी ब्लॉक के तत्व ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ध्यान रखना। क्या होते हैं? ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं यहाँ पर, शो करते हैं। एक उत्प्रेरक गुण दर्शाते हैं, ये क्या करते हैं? उत्प्रेरक गुण दर्शाते हैं यहाँ पर। फिर देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, लगातार 22 में भी पूछा गया, 23 में भी पूछा गया, 24 में भी पूछा गया। देखिए फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन एथनॉल लगभग उदासीन होता है। क्यों? क्या है रीजन? क्या है यहाँ पर? देखिए फिनाल की अम्लीय प्रकृति जलीय विलयन में मुक्त प्रोटॉनों के कारण होती है। जलीय विलयन में क्या होती है? मुक्त प्रोटॉन के कारण होती है, जिससे फिनेटायन बनता है। प्रोटॉन यहाँ पर निकल जाता है, क्या बनता है हमारे पास? फिनेटायन यहाँ पर बनता है यहाँ पर, ठीक है। क्या जलीय विलयन से कि इसकी हम फिनाल की क्रिया कराते हैं यहाँ पर, 2 इसमें लोन पेयर होते हैं यहाँ पर। इसकी क्रिया फिनेटायन बन जाएगी, इसमें 3 लोन पेयर हो जाएंगे यहाँ पर। जल से क्रिया कराएंगे यहाँ पर, जल की उपस्थिति में यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर क्या होता है? फिनेटान बन जाएगा यहाँ पर। क्या बन जाएगा? फिनेटान। और मुक्त प्रोटॉन यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर मुक्त प्रोटॉन के कारण यहाँ पर, ठीक है। ये लिखा फिनाल की अम्लीय प्रकृति जलीय विलयन में मुक्त प्रोटॉन के कारण होती है, जिसे फिनेटान बनता है यहाँ पर। फिर इसमें पूछा गया है लेकिन एथनॉल लगभग उदासीन होता क्यों? तो लिख लिया, जबकि एल्कोहल में H+ के निकलने से बने एल्कोक्साइड, जब एल्कोहल से H+ निकलता है तो क्या बनता है? एल्कोक्साइड, यानी कि RO नेगेटिव में अनुनाद नहीं हो सकता। क्या होता है? अनुनाद रिजोनेंस नहीं हो सकता यहाँ पर। इसी कारण वह स्थायी नहीं होता। इसी कारण क्या होता है? स्टेबल नहीं होता यहाँ पर, एक प्रकार का यहाँ पर, ठीक है। अतः फिनाल अम्लीय होते हैं जबकि एल्कोहल उदासीन होते हैं। अतः क्या होते हैं? फिनाल अम्लीय होते हैं जबकि क्या होते हैं? एल्कोहल उदासीन होते हैं यहाँ पर, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट, अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन की परिभाषा लिखिए। देखिए अमीनो अम्ल क्या होता है? वे यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक अमीनो समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह
होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एमिनो अम्ल कहलाते हैं। क्या होते हैं? बे यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक एमिनो समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। अब प्रोटीन की परिभाषा लिख लीजिए। बे जटिल पदार्थ जो भिन्न भिन्न या समान अल्फा एमिनो अम्लों के सहयोग से प्राप्त होते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोटीन कहलाते हैं यहाँ पर। ठीक है। क्या कहलाते हैं? प्रोटीन कहलाते हैं यहाँ पर। बहुत ही सिंपल है, कुछ है ही नहीं यहाँ पर। फिर देखिए निम्नलिखित पर सच्ची टिप्पणी लिखी यहाँ पर। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। ठीक है। देखिए प्रोटीन की द्वितीयक संरचना क्या होती है यहाँ पर? देखिए बे प्रोटीन जिनमें पॉलीपेप्टाइड इकाइयाँ एक दूसरे से अंतरा आणविक बलों द्वारा जुड़कर जिस प्रोटीन का निर्माण करती हैं, क्या करते हैं? जिस प्रोटीन का निर्माण करती हैं उसे प्रोटीन की द्वितीयक संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रोटीन की द्वितीयक संरचना कहते हैं। इनको दो भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट अल्फा हेलिक्स संरचना, बीटा, ठीक है, बीटा प्लेटेड शीट संरचना यहाँ पर। फिर देखिए पेप्टाइड बंध यहाँ पर इसी में आ जाता है। यहाँ पर टिप्पणी लिखी है यहाँ पर 4 नंबर का पूछेगा यहाँ पर। देखिए पेप्टाइड बंध क्या होता है? यह एक अमाइड बंध होता है जो कार्बोक्सिलिक समूह एक अल्फा एमिनो, ठीक है, अल्फा एमिनो अम्लों तथा दूसरे अल्फा एमिनो अम्लों के अमीन समूह के बीच एक जल के अणु के निकलने पर बनता है। जल के अणु के निकलने पर बनता है। क्या होता है? यह एक एमाइड बंध होता है। ये क्या होता है? एमाइड बंध होता है जो कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है? COOH होता है यहाँ पर। एक अल्फा एमिनो अम्लों, एक क्या होता है? अल्फा एमिनो अम्लों तो दूसरे अल्फा एमिनो अम्ल के अमीन समूह के बीच एक जल के अणु निकलने पर बनता है। ठीक है। क्या होता है? हमारे पास पेप्टाइड बंध होता है। अब देखिए इसी में लिख लीजिए थर्ड वर्ड। थर्ड क्या है? इनकी मोनोसेक्राइड लगातार पूछा गया यहाँ पर। व्हाट इज मोनोसेक्राइड? मोनोसेक्राइड क्या होता है यहाँ पर? देखिए मोनोसेक्राइड क्या होता है? ये स्वाद में मीठी होती है। क्या होती है? स्वाद में मीठी होती है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। इनका जल अपघटन नहीं होता है यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल C6H12O6 यहाँ पर। ठीक, ग्लूकोज है यहाँ पर। ग्लूकोज का कभी जल अपघटन होगा? नहीं होगा यहाँ पर। इनका जल अपघटन फ्रुक्टोज लिख लीजिए यहाँ पर। फ्रुक्टोज होगा एक प्रकार का यहाँ पर। फ्रुक्टोज चूंकि ग्लूकोज फ्रुक्टोज का फॉर्मूला एक ही होता है बट उनकी संरचना में डिफरेंस होता है यहाँ पर, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है। ये स्वाद में मीठी होती है। इनका समान सूत्र, ठीक है, ये होता है। इनका जल अपघटन नहीं होता। ये फॉर एग्जाम्पल पहला देखिए, पहले में क्या दिया? 27 सेंटीग्रेड यूरिया के m/10 बिलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है 2023 में। यहाँ पर आंसर में देख लेना 2023 में सेट नॉट पहले में पूछा गया था। देखिए 27 सेंटीग्रेड यूरिया के m/10 के बिलियन का परासरण दाब याद कीजिए। मतलब हमें पी का मान निकालना है यहाँ पर। क्या निकालना है? पी का मान यहाँ पर। देखिए हमें क्या दिया? सबसे पहले टेम्परेचर है, टी का मान दे दिया यहाँ पर। टी का मान कितना दिया है? यहाँ पर 27 सेंटीग्रेड दिया है। 27 सेंटीग्रेड इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? यहाँ पर केल्विन में कर देंगे। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? 27 और प्लस का 273 इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे यहाँ पर। 273 जोड़ दिया यहाँ पर, जोड़ दिया यहाँ पर। किस में हो जाएगा? केल्विन में हो जाएगा यहाँ पर। तो टी बराबर 27 प्लस 273 कितना होता है यहाँ पर? 300 केल्विन होता है। तो क्या हो जाएगा? 300 केल्विन हो जाएगा यहाँ पर। 300 केल्विन हो गया यहाँ पर, हो गया। ठीक है। अब देखिए m/10 बिलियन का m/10 इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर c का मान दे दिया यहाँ पर। c बराबर क्या दे दिया यहाँ पर? c बराबर दे दिया यहाँ पर m/10, यानी कि m/10 मतलब कि 0.1 हो जाएगा यहाँ पर। 0.1 m हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। सांता मतलब c का मान दे दिया 0.1 m हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए एक फार्मूला जानते हैं हम यहाँ पर। क्या जानते हैं? p बराबर होता है, एक फार्मूला डायरेक्टली देना था, CRT होता है। P बराबर क्या होता है? CRT गैस कांस्टेंट होता है, मालूम है सबको। अब देखिए वैल्यू पुट कर दिया आपका आंसर। देखिए C का मान कितना दिया? 0.1 दे दिया यहाँ पर, 0.1। ठीक है। अब मल्टीप्लाई R क्या होता है? गैस नेतांक होता है। गैस नेतांक की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। वैसे भाई एग्जाम में दी जाएगी, यहाँ पर आएगी। ठीक है। क्या होता है? यहाँ पर एग्जाम में दी जाती है। ठीक, क्वेश्चन दिए जाते हैं 0.0821, ठीक है, लीटर ATM प्रति केल्विन प्रति मोल। नहीं सॉरी, इसका मात्रा क्या होता है यहाँ पर? लीटर। वैसे आपने क्लास 11th में इसका मात्रा ये होता है शायद, लीटर ATM, ये तो होता है लीटर ATM प्रति होता है, प्रति केल्विन, लीटर ATM बड़ा ATM केल्विन और क्या होता है? मोल। यही तो मात्रा होता है, देख लेना, यही होता है, चेक कर लेने के बाद यही होता है यहाँ पर, लीटर ATM प्रति केल्विन मोल, यही होता है। ठीक है। इसका मान इस R बराबर 0.0821 पुट कर दिया यहाँ पर। अब देखिए इसका मान हमें दिया है यहाँ पर। टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। 300 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया 300 लिख लिया। अब देखिए इस पॉइंट को हटाइए, नीचे 0 बढ़ाइए। अब एक 0 से एक 0 उड़ाइए, कट गया यहाँ पर, एक 0 से एक 0 कट गया। अब देखिए P बराबर इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। 3 की पहले 3 की सॉरी ओनली 3 की मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर। देखिए 3 × 3 हो जाएगा यहाँ पर, 3 × 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 × 24 का 4 हो जाएगा यहाँ पर। हासिल कितने लगे यहाँ पर? 2 लगे। 3 की 0 में मल्टीप्लाई की 0 आ जाएगा, तो इसमें हासिल वाला कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा यहाँ पर। हासिल वाला 2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अब देखिए इसको 0 को आगे लगा दीजिए यहाँ पर, इससे कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर। ठीक है। अब देखिए पॉइंट कितने के बाद है? 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट यहाँ पर। ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ATM। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। इसी को लिखते हैं P बराबर 2 सही से लिखिए 2.463 ATM।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कठिन क्वेश्चन है यहाँ पर, बताइए, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, ये भी 59 से लिया हमने। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, देखिए ग्लूकोज के जल के बने विलयन की सांद्रता कितनी दी गई है हमारे यहाँ पर, इतनी 10% W/W है। यदि इस विलयन का घनत्व इतना दिया है तो गणना कीजिए मोलरता विलयन के प्रत्येक घटक का मोल अंश। यहाँ पर कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा लेंथी तो है। यहाँ पर लांग में पूछा गया था, यहाँ पर कितने लांग में पूछा गया था, ध्यान रखना 5 नंबर में यहाँ पर। और कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है यहाँ पर, क्या है, बहुत ही सिंपल सवाल है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भी यहाँ पर बोला गया 17.1 ग्राम सुक्रोज, आणविक द्रव्यमान हमें कितना दिया, इतना दिया यहाँ पर। ठीक है, 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में अवनमन इतना पाया गया है। जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक KF की गणना कीजिए यहाँ पर। ठीक है, मोलर उन्नयन स्थिरांक KF की गणना कीजिए यहाँ पर। ठीक है क्या निकालना, KF निकालना है, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है। सबसे पहले हमें दिया है, क्या दिया है, 17.1 ग्राम। 17.1 ग्राम क्या याद दीजिए यहाँ पर, सुक्रोज यहाँ पर है। अब यहाँ पर हमने देखिए 100 ग्राम जल में घुलने पर, जिसमें देखिए विलायक तो जानते होंगे यहाँ पर, जिसमें जल हमेशा ध्यान रखना, जल विलायक होता है यहाँ पर। ठीक है, जल विलायक होता है यहाँ पर। और ये क्या होगा, सुक्रोज क्या होगा, विलेय होगा यहाँ पर। सुक्रोज क्या होगा, विलेय होगा यहाँ पर। सुक्रोज का फॉर्मूला जानते हैं, C12H5 वगैरह। ठीक है, तो इसका हमें आणविक द्रव्यमान अणुभार हमें दे दिया यहाँ पर। ठीक है, हमें दिया हिमांक अवनमन भी दे दिया यहाँ पर, कुछ सब चीज़ डाटा तो दे दिया यहाँ पर, कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर स्मॉल W कौन दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, स्मॉल W कौन दिया, 17.1 ग्राम। 17.1 ग्राम दे दिया यहाँ पर। अब कैपिटल W कौन कितना दिया यहाँ पर, 100 ग्राम दे दिया यहाँ पर। कैपिटल W कौन कितना, 100 ग्राम। ठीक है, जल में घुलने पर हिमांक में अवनमन हमें कितना दिया यहाँ पर, डेल्टा। इसको हिमांक में अवनमन बताइए किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा TF का मान 0.93 दे दिया यहाँ पर। डेल्टा TF यहाँ पर कितना दिया, 0.93 सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में मत कन्वर्ट करना, गलत हो जाए क्वेश्चन, जो जिसमें दिया है उसी में लिखेंगे यहाँ पर। 0.93 लिख लिया यहाँ पर। और क्या दिया यहाँ पर, इसका अणुभार दे दिया यहाँ पर। अणुभार में कितना दिया, यम बराबर, देखिए निकालने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। सुक्रोज का याद कर लेना 342 होता है, यूरिया का 60 होता है यहाँ पर, ग्लूकोज का 180 होता है यहाँ पर, जल का 18 होता है। इनको याद कर लेना, फेमस होते हैं, यही पूछ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, यम बराबर कितना दिया यहाँ पर, यम बराबर 342 दिया यहाँ पर, 342, यम बराबर 342 दे दिया यहाँ पर। ठीक है, इतना हमें दे दिया यहाँ पर। और हमें क्या जरूरत है यहाँ पर, और किसकी जरूरत होगी, कुछ नहीं, बस इतना ही हमें दिया, इतना ही डाटा दिया, बस वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर बोला गया है जल में मोलर उन्नयन स्थिरांक KF का मान निकालना है। किसका मान निकालना, KF का मान। देखिए हम जानते हैं चूंकि हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को देना, डेल्टा TF हिमांक में अवनमन। यहाँ पर जो पूछा है वो निकाल सकते हैं यहाँ पर। हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, 1000 गुणा KF, इसी का मान निकालना, मल्टीप्लाई स्मॉल W डिवाइड बाई क्या होता है, यम गुणा कैपिटल W, बट हमें इसका मान निकालना KF का मान, तो इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, तो KF का मान कितना आ जाएगा, KF बराबर हो जाएगा डेल्टा TF हो जाएगा यहाँ पर। डेल्टा TF क्या होता है मालूम है, हिमांक में अवनमन होता है यहाँ पर। डेल्टा TF यम W हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर, 1000 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, गुणा स्मॉल W नीचे आ जाएगा यहाँ पर। वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए लगाइए, वैल्यू पुट कीजिए। देखिए डेल्टा TF का मान कितना दिया है यहाँ पर, डेल्टा ये दिया 0.93 लिख लिया यहाँ पर, 0.93 मल्टीप्लाई, यम अणुभार कितना दिया, 342 लिखा यहाँ पर। स्मॉल W का मान कितना दिया यहाँ पर, 17.1 लिखा यहाँ पर। स्मॉल W का मान कितना दिया यहाँ पर, कैपिटल W का मान पुट कीजिए यहाँ पर। एक कैपिटल W है, स्मॉल W नीचे लिखा हुआ है, कैपिटल W इसको बना लीजिए यहाँ पर। कैपिटल W का मान कितना दिया यहाँ पर, 100 दिया यहाँ पर, 100 पुट कीजिए यहाँ पर। ठीक है, चूंकि कैपिटल W है ना यहाँ पर, स्मॉल W हमेशा इस टाइप से बनाना है यहाँ पर। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, 1000 जिनका तुम लिखा है यहाँ पर, गुणा स्मॉल W कौन कितना दिया यहाँ पर, स्मॉल W कौन कितना दिया यहाँ पर, स्मॉल W कौन दिया, 17.1 यहाँ पर, 17.1। बस वैल्यू हमने पुट की है यहाँ पर, क्या किए हैं, वैल्यू पुट किए हैं यहाँ पर। अब देखिए इसको काटिए पीटिए, यहाँ पर 17.1 पुट कर दिया। देखिए इसमें देखिए यहाँ पर 100 लिखा हुआ, देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कट जाएगा यहाँ पर 2 जीरो। अब देखिए इस पॉइंट को हटा दीजिए यहाँ पर, अब 1 जीरो और कहीं बढ़ा दीजिए यहाँ पर, मान लीजिए कहाँ पर, यहाँ पर गुणा कर दीजिए, कहाँ पर, कहीं पर बढ़ा दीजिए यहाँ पर 1 जीरो, मान लीजिए इसी में बढ़ा दीजिए 1 जीरो, इसी में बढ़ा दीजिए यहाँ पर 0। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो डाट लिए, एक बार काटना हमने बता दिया यहाँ पर, ये 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो कट जाएंगे यहाँ पर, तो क्या बचा यहाँ पर, 171 बचा यहाँ पर। अब देखिए अब एक 171 बचा यहाँ पर, तो लिख लीजिए जो बचा यहाँ पर, जो बचा उसको लिख लीजिए KF बराबर क्या बचा हमारे पास, 0.93 गुणा क्या बचा हमारे पास, 342 बचा यहाँ पर, 342 डिवाइडेड बाई क्या बचा हमारे पास, 171 बचा। इतना ही तो बचा यहाँ पर, इतना ही बचा यहाँ पर।
अब देखिए इसको काटिए यहाँ पर, किससे कटेंगे यहाँ पर, 2 कंदो 214 2, हाँ देखिए 171 दूना 171 171 171 दूना कितना होता है 342 होता है यहाँ पर। देखिए इस 2 कंदो 214 का 4 2 3 6, हाँ सही है, दूना होता। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 0.93 गुणा क्या बचा हमारे पास 2 बचा यहाँ पर। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो के एफ बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 93 दूना कितना होता है 186 होता है, या 2 3 6 2 3 6 9 दूनी 18 हो जाएगा यहाँ पर। पॉइंट कितने के बाद लग जाएगा यहाँ पर, कितने के बाद, 1 के बाद लग जाएगा यहाँ पर। देखिए 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। 2 के बाद 1, ठीक है, एक यहाँ पर, यहाँ देखिए 1 2 के बाद लगा दी। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, मोलर उन्नयन स्थिरांक का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेंटीग्रेड मोल इनवर्स हो जाएगा, सेंटीग्रेड मोल इनवर्स ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। यही तो यहाँ पर बस वैल्यू पुट कीजिए बस, ये फार्मूला, इस फार्मूले को ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। अगर विलय का भार पूछना है विलय का भार निकाल सकते हैं यहाँ पर, अणुभार पूछना है अणुभार निकाल सकते हैं, विलायक का भार पूछना है विलायक का भार निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। केव का भार पूछा केव का भार निकाल दिया यहाँ पर, कुछ भी पूछा जाए यहाँ पर। अगर बाई चांस ये पूछा जाता है हिमांक में R1, तो ये फार्मूला लगाते हैं हिमांक में R1 निकल जाता है यहाँ पर, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इन सवालों में यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये 2020 में पूछा गया था, ठीक है, विद्युत रसायन वाले चैप्टर से। देखिए दिया है वो, मतलब कि फ्राइडे के नियम होते हैं यहाँ पर, फ्राइडे का नियम पर है यहाँ पर। देखिए सिल्वर के नाइट्रेट के किसी विलयन से 1.24 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित करके 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। सिल्वर का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, बात एक ही होती है, परमाणु द्रव्यमान परमाणु भार बात एक ही होती है, ध्यान रखना यहाँ पर। एजी का मान हमें दे दिया यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए क्या दिया यहाँ पर, सिल्वर के नाइट्रेट के किसी विलयन में इतने हमें करंट दे दिए विद्युत धारा, यानी कि आई का मान दिया यहाँ पर, करंट आई का मान कितना दिया यहाँ पर 1.24 एम्पियर, ठीक है, 1.24 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करके 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने हैं। इनकी भार दे दिया यहाँ पर 10 ग्राम, यानी स्मॉल डब्लू का है, विलय का भार 10 ग्राम यहाँ पर, ठीक है, 10 ग्राम यहाँ पर दे दिया यहाँ पर, ठीक है। विलय का इसमें कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर, जब कैपिटल डब्लू लिखते हैं चाहे स्मॉल डब्लू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, यानी टी का मान निकालना है यहाँ पर। देखिए हम सबसे जब पहले जानते हैं, क्या जानते हैं, फ्राइडे का नियम, फ्राइडे का प्रथम नियम जानते हैं यहाँ पर। फ्राइडे का प्रथम नियम क्या होता है, फ्राइडे का प्रथम नियम क्या होता है, स्मॉल डब्लू बराबर क्या होता है यहाँ पर, डब्लू बराबर होता है हमारे पास क्या होता है, ZIT, यही तो होता है फ्राइडे का नियम, यही होता है यहाँ पर। जेड होता है फर्स्ट ला, फ्राइडे फर्स्ट ला यहाँ पर। अब देखिए जेड का फॉर्मूला क्या होता है, E अपान मतलब 96,500, मतलब फ्राइडे नेतांक होता है 96,500 नीचे होता है यहाँ पर फ्राइडे नेतांक यहाँ पर, ठीक है। E अपान 96,500 होता है। लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए E का मान, मतलब E क्या चाहिए हमें, तुल्यांकित द्रव्यमान चाहिए। तो सिल्वर का तुल्यांकित सबसे पहले द्रव्यमान निकाल लीजिए, यानी कि सिल्वर का, यानी कि एजी का तुल्यांकी द्रव्यमान, एजी का तुल्यांकी द्रव्यमान, एजी का तुल्यांकित द्रव्यमान, इसको ई से चाहे रिप्रेजेंट कर दिया, ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तुल्यांकित द्रव्यमान आपने निकालना सीखा हो क्लास 11th में। यहाँ पर क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान बटे संयुक्ता, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार, वही परमाणु भार या परमाणु चाहे परमाणु भार कभी कभी लिखा होता है यहाँ पर, परमाणु द्रव्यमान डिवाइडेड बाई, और क्या होता है हमारे पास, इसके नीचे क्या होता है, संयोजकता बैलेंसी, वही संयोजकता सिल्वर की संयोजकता कितनी होती है, एक ही होती है यहाँ पर। सिल्वर की संयोजकता एजी पर कितना होता है, एक ही प्लस होता है। परमाणु द्रव्यमान कितना दिया, 108 दिया यहाँ पर, बटे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। E का मान निकाल लिया। अब देखिए हम एक जानते हैं फार्मूला, हमें निकालना क्या, टी का मान नहीं निकालना है। देखिए स्मॉल डब्लू जिनका तो लिखिए यहाँ पर, जेड बराबर क्या होता है, E अपान 96,500 होता है, 96,500 फ्राइडे नेतांक होता है 96,500, ध्यान रखना 96,500 होता है यहाँ पर, ठीक है, E अपान 96,500 यहाँ पर। अब देखिए मल्टीप्लाई समय तो निकालना ही हमें यहाँ पर। अब देखिए हमें पुट कीजिए यहाँ पर, इसका मान पुट करेंगे यहाँ पर हम, आई का मान पुट कीजिए यहाँ पर, और ई का मान निकाल चुके हैं 108 यहाँ पर, ई का मान हम 108 निकाल चुके हैं। अब स्मॉल डब्लू का मान भी मालूम है, स्मॉल डब्लू का मान दिया है 10, तो 10 बराबर क्या, ये 10, ये रुक जाइए अभी एक काम कर लीजिए यहाँ पर, क्या काम कर लीजिए यहाँ पर आप, देखिए हमें टी का मान निकालना है, इसकी उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। देखिए इसकी मल्टीप्लाई इधर हमें टी का मान निकालना है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्लू मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 96,500, ठीक है, 96,500। और कहाँ, ये नीचे आ जाएंगे, ये ऊपर मतलब उल्टे हो जाते हैं, ई और आई कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ई मल्टीप्लाई आई कहाँ जाएगा, नीचे हो जाएगा। आपने पढ़ा हुआ है, मतलब जो ऊपर होते हैं नीचे आ जाते हैं, नीचे होते हैं ऊपर आ जाते हैं यहाँ पर, ये नीचे था ऊपर पहुँचेगा, ऊपर है नीचे आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए तो टी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, स्मॉल डब्लू कौन कितना दिया यहाँ पर, 10 दिया यहाँ पर, 10 लिख लिया यहाँ पर, 96,500 लिखा हमने,
लिखा डिवाइडेड बाई 96,500 का ई का मान कितना हमारे पास है 108 है। ई का मान कितना है यहाँ 108 लिखा है यहाँ पर 108 लिखा है यहाँ पर। आई का मान कितना हमारे पास है, आई का मान कितना है 1.24 है, 1.24 लिखा है यहाँ पर 1.24। अब देखिए इसकी आप इसकी कैलकुलेशन करना है यहाँ पर क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन करना है यहाँ पर कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। हम आंसर से देखकर लिख देते हैं यहाँ पर, आंसर में देखते हैं इसका आंसर कितना आता है, आंसर से लिख देते हैं यहाँ पर हम। देखिए आंसर से 2020 में आता, 2020 से लिया था हमने, 2020 के आंसर देखिए कहाँ पर है 2020, ये इसी में लिए थे यहाँ पर शायद सेट नंबर 2 में था यहाँ पर, सेट नंबर 2 यहाँ पर। ये देखिए सवाल आया था यहाँ पर, इसका एक यहाँ पर इसका आंसर देखिए दूसरे का क्या हमारे पास गा है यहाँ पर, दूसरे का गा देखिए, दूसरे का खा। लेकिन इन्होंने इसमें सोल्व कर दिया यहाँ पर, इसमें और तरीके से सोल्व किया यहाँ पर WH कोई दिक्कत नहीं हटा यहाँ पर। इसका आंसर आपका आएगा, इसको देखिए भाई आएगा हमारे पास भाई सिंप्लीफाई करके, इसको जब भाग करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 72, ठीक है आपका लेना यहाँ पर 7205, ठीक है 0.19 यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 19 है। एक इसमें आएगा सेकंड में आएगा यहाँ पर, सेकंड में आएगा इसमें। अब देखिए लाइट लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए वो तीसरा क्वेश्चन था शायद। अब देखिए चौथा यहाँ पर, चौथे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की दिख रहा होगा आपको, ठीक है पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। क्या रह जाती है, आधी रहती है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, क्या कीजिए वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है यहाँ पर, ठीक देखिए हमें क्या दिया है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। यहाँ पर क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। यहाँ पर अगर बाई चांस यहाँ पर 50 लिखा होता तो टी हाफ लिख देते हैं डायरेक्टली, बट यहाँ पर 40 है। यहाँ पर क्या 40 है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया है एक इसका मान होगा 40 है यहाँ पर, किसका दिया 40 सेकंड में, तो टी बराबर क्या दिया यहाँ पर 40 सेकंड, 40 सेकंड यहाँ पर दिया है। टी का मान कितना दिया 40 सेकंड दिया यहाँ पर 40 सेकंड, ठीक है 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। पदार्थ की सांद्रता मान लीजिए सपोजेड A-X होगी, सांद्रता की आधी रह जाती है, यानी कि ए प्रारंभिक सांद्रता ए होगी हमारे पास। देखिए हमारे पास क्या हुई, देखिए क्वेश्चन समझिए यहाँ पर क्या लिखा, पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। मान लीजिए सपोजेड प्रारंभिक सांद्रता मैंने ए होगी, ठीक है। अब पदार्थ की सांद्रता हमारे पास A- इसकी हमने आधी कर दी, जो क्वेश्चन कह रहा है वो हमने किया यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर क्या बोला गया, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, तो के का मान निकालना है यहाँ पर, क्या निकालना है के का मान निकालना है यहाँ पर, ठीक है। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल। अब देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, के बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 2.303 होता है, 2.303 अपन क्या होता है यहाँ पर टी होता है यहाँ पर, ठीक है। log A/A-X होता है यहाँ पर, A- का x होता है, यही तो फॉर्मूला होता है, यही होता है यहाँ पर। ये क्या होती है हमारे प्रारंभिक सांद्रता, टी समय बाद सांद्रता होती है यहाँ पर। अब इसमें बोला गया है यहाँ पर पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी, इसकी हमें आधी कर देंगे यहाँ पर, इसकी आधी कर दी, किसका मान A-X का मान, चाहे इसको चाहे मत लिखिए यहाँ पर, डायरेक्टली कर देते हैं। इसके यहाँ पर A-X यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं A/2, या इस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर A/2 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, तो के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2.303 दिख रहा है यहाँ पर 2.303 अपॉन टी का मान कितना दिया यहाँ पर 40 से दिया, यहाँ पर 40 लिख लिया यहाँ पर। log ए का मान देखिए क्या है हमारे पास, log ए का मान देखिए, हाँ ए का मान नहीं जिनका तीन रहने दीजिए, A- का मान क्या है हमारे पास A/2 है यहाँ पर। अब बराबर देखिए 2.303 बटे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा log। अब देखिए यहाँ पर A/2 है यहाँ पर, A अपान देखिए इसी को A × 2 पहुँच जाएगा ऊपर, A नीचे आ जाएगा यहाँ पर, A से उड़ा दीजिए यहाँ पर कट जाएगा। तो K बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, K बराबर आ जाएगा 2.303 अपान 40 log 2 हो जाएगा। log 2 कॉमन जरा बताना कितना होता है हमें, 2.303 बटे 40 log 2 का मान बताइए यहाँ पर क्या होता है, log 2 का मान कितना होता है यहाँ पर 0.3010। एक बात हमारी याद रखना, हमेशा जब log 2 का मान और इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो हमेशा देना 0.693 आता है यहाँ पर, क्या आता है
693 आता है। हमेशा देना, रट लेना यहाँ पर एक बात हमारी, जब भी इसका मान इससे मल्टीप्लाई करते हैं कर लेना, आप एग्जाम में टाइम खाली बर्बाद करेंगे यहाँ पर। इसको याद कर लेना, 0.693 होता है। जो अर्धआयुकाल का फॉर्मूला ध्यान रखना है वही होता है यहाँ पर, उसी को जो अर्धआयुकाल का फॉर्मूला का T/2 बराबर होता है 0.693 बटे के होता है भाई। अर्धआयुकाल का फॉर्मूला होता है वही समझ लिया होता है यहाँ पर 0.693। हमारे पास 40 लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखिए इस पॉइंट को हटाइए, 1 2 3 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2 3 यहाँ पर। तरीका सिंपल बता रहे हैं आपको, ठीक है। के बराबर है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 693 हमने लिखा, ज्यों का त्यों बटे 4 लिखा है यहाँ पर। और 10 की पावर 4 को ऊपर ले जाइए यहाँ पर, ले इसको डिवाइड कीजिए। देखिए 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 1 4 हो जाएगा यहाँ पर। 4 1 4 कितने बचेगा यहाँ पर, 2 बच गए, 29 हो गए यहाँ पर। 4 7 28 हो जाएगा यहाँ पर। 4 7 28, 28 1 बच गया 13 हो गया। 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा यहाँ पर। 4 3 12 हो जाएगा यहाँ पर। फिर कितना बच जाएगा हमारे पास, 13 हो गया। 4 3 1 बच गया, फिर 1 बच गया यहाँ पर। फिर पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा यहाँ पर, 10 हो जाएगा यहाँ पर। फिर 4 दूनी चाहे और बढ़ा सकते हैं यहाँ पर। कितना लिखा हो, 10 की पावर माइनस का पॉइंट यहाँ पर लगा लीजिए यहाँ पर। यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, इस यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, हम पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर आएगा पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। देखिए 4 1 4 यहाँ पर हो जाएगा, और कितना बचेगा, 2 बच गया, 29 हो गया यहाँ पर। 29 हो गया, 4 7 28 हो जाएगा यहाँ पर। 28 हो गया यहाँ पर। कितना बचेगा यहाँ पर, 1 बच गया 13 हो गया। 4 3 12, फिर पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर। पॉइंट लगाए फिर यहाँ पर क्या हो, 10 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पर। 4 दूनी 8, फिर 2 बच जाएगा, 4 5 20 और लिख लीजिए यहाँ पर। 4 5 फिर 2 बच जाएगा यहाँ पर, 4 5 20 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 4 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए चूंकि इसको आप चाहें इसको और चाहें यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, या इसको देखिए इस पॉइंट को इधर ले 1 2, तो के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये पॉइंट नहीं यहाँ पर है 1.7325 इसको लिखा। कितने पॉइंट लगेगा, 1 2, तो यहाँ पर प्लस का 2 जोड़ दीजिए यहाँ पर, तो क्या बचेगा 10 की पावर माइनस का 2 बचेगा यहाँ पर। 10 की पावर माइनस के 2, इसका क्या प्रथम कोटि की विक्रिया, तो सेकंड दिया तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर। सेकंड इनवर्स ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1.7325 10 की पावर माइनस के 2, ठीक है। सेकंड इनवर्स क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। कितना सिंपल सवाल है यहाँ पर, बस कैलकुलेशन है यहाँ पर, कुछ है ही नहीं इसमें, इस सवाल में कुछ है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। पेपर में आ चुका है 2018-19 में लगातार आया क्वेश्चन यहाँ पर, 18-19 से लिया यहाँ पर, देख लेना आंसर में मैच कर लेना, 2018-19 में आया है, ठीक है। अब आगे चलिए यहाँ पर 2023 का देखिए, इसको आप देखिए इस 5वें क्वेश्चन को, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है यहाँ पर। देखिए दिया है अभिक्रिया N2O5 यहाँ पर, ये रिएक्शन दी गई है यहाँ पर। देखिए इसका बेग मतलब दिया यहाँ पर d/dt माइनस की N2O5 का इतना दे दिया, इतना दे दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका मान दे दिया इतना, तो यहाँ पर इसकी इतना ही यहाँ पर दिया, तो बोला गया K डबल डैश तथा K ट्रिपल डैश में संबंध स्थापित कीजिए। वेरी सिंपल है, बहुत ही सिंपल सवाल है यहाँ पर। देखिए अभिक्रिया का बेग आपको लिखना आना चाहिए। देखिए ये रिएक्शन दी गई है यहाँ पर, देखिए क्या दी गई है, यहीं पर लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए रिएक्शन हमें दी गई यहाँ पर N2O5, 4 नंबर का क्वेश्चन आया था 2023 में। N2O5 यहाँ पर, N2O5 इसको तोड़ेंगे यहाँ पर, रिएक्शन ध्यान में रखना है यहाँ पर। N2O5 को तोड़ते हैं 2NO2 प्लस 1/2 O2 आता है, ध्यान रखना 2NO2 प्लस का 1/2 O2 आता है, इसको तोड़ते हैं यहाँ पर। आ गया यहाँ पर, आ गया। अब देखिए यहाँ पर, अब इसका हम क्या लिख लेंगे, इसका बेग लिखना चाहते हैं यहाँ पर, अभिक्रिया का बेग लिखना चाहते हैं यहाँ पर, अभिक्रिया का बेग यानी कि आर आप बेग लिखना चाहते हैं यहाँ पर। तो बेग किस टाइप से लिखते हैं यहाँ पर बताइए। देखिए हमेशा ध्यान रखना है, जो मतलब ये क्या होता है हमारे पास, अभिकारक होता है, रेक्टेंट होता है, उधर वाला प्रोडक्ट होता है। रेक्टेंट वाला हमेशा माइनस में आता है। देखिए माइनस का लिखेंगे d/dt, हमेशा माइनस d/dt N2O5 की साधनता लिख देंगे N2O5। इसका बेग इस टाइप से लिखते हैं यहाँ पर, इसी टाइप से इसका बेग लिख दिया हमने, लिख दिया बेग, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखिए इसी के चूंकि इसका यहाँ पर इसी बराबर हो जाएगा, इसका बेग डायरेक्टली इसी के बराबर लिख दिया यहाँ पर। क्या अलग अलग लिखेंगे यहाँ पर, इसको वैसे r बराबर इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे r के मान, फिर समीकरण 3 बनाएंगे, वैसे भी बराबर हो जाएगा यहाँ पर। ये डायरेक्टली इसी के बराबर लिख लीजिए यहाँ पर, ये डायरेक्टली इसी के बराबर लिख लीजिए। देखिए 2NO2 है, तो देखिए जब गुणा का होता है वो भाग में आ जाता है, ये 1/2 क्या लिख देंगे भाग में, जब भाग का होता है वो गुणा में आ जाता है, ध्यान रखना। क्या हो जाएगा, d/dt हो जाएगा यहाँ पर, d/dt, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, NO2 लिखा हुआ, NO2 लिख दिया यहाँ पर, NO2 लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास भाग में, वो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, d/dt, ठीक है। बेग लिखेंगे, बेग क्या लेते हैं, d/dt, चाहे डेल्टा से लिख दिया, डेल्टा/डेल्टा t लिख दिया, डेल्टा से भी लिखा जाता है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, O2 हो जाएगा यहाँ पर, O2 की सांता हमने लिख दी यहाँ पर। इस टाइप से बेग को लिखे जाते हैं, या इसको अलग लिखेंगे यहाँ पर, इसको अलग लिखेंगे, r बराबर, वैसे भी तीनों बराबर हो जाएंगे समीकरण 1 2 3 से, चूंकि r के बराबर, इसको भी r के बराबर लिखेंगे, इसको भी r के बराबर, इसको भी वैसे ही बराबर, डायरेक्टली लिख सकते हैं r बराबर इतना हो जाएगा आपका, राइट हो गया। क्योंकि हमें यहाँ पर रिलेशन तो निकालना है, यहाँ पर रिलेशन इसको तीनों को बराबर कर दिया। अब चूंकि हमें दिया है, देखिए r इसको हटा दे, चूंकि तीनों के बराबर, इसको r को भूल जाइए यहाँ पर। अब देखिए हमें दिया है मान d/dt माइनस के N2O5 का मान k डैश N2O5 दिया यहाँ पर, पुट कर दीजिए यहाँ पर N2, इसका मान इसी की जगह दिया है, तो N2 k डैश N2O5, k डैश N2O5 दिया यहाँ पर, बराबर का साइन लगाइए, विद माइनस दिया, इसका मान माइनस भूल जाइए अब, ठीक है। अब देखिए 1/2 d/dt NO2, इसका मान कितना दिया, k डबल डैश N2O5, k डबल डैश N2O5।
अब एक गलती आप करेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे हमें मालूम है यहाँ पर, देखिए इतना N2O5 लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया, क्या गलती करेंगे आप यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर d/dt NO2 लिखा हुआ, बट यहाँ पर 1/2 कहीं लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, तो 1/2 पहले से, तो 1/2 पहले ही लिख लीजिए यहाँ पर, ये गलती मत करना एग्जाम में यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसमें माइनस था, विद माइनस था, इसलिए पूरा माइनस यहाँ पर पुट किया, विद माइनस की वैल्यू थी यहाँ पर इसलिए, ठीक है। फिर देखिए 2 जिम का तो लिखे d/dt O2 का मान k डबल डैश दिया है, k डबल डैश NO2 N2O5 दिया यहाँ पर, ठीक है, N2O5 दिया। अब देखिए थोड़ा सा कट रहा, देखिए यहाँ पर ये सामने सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, कट गया, यहाँ पर कट गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर हमारे पास, देखिए यहाँ पर हमारे पास बचा k डैश बचा यहाँ पर, और क्या बचा बराबर 1/2 बचा यहाँ पर, k डबल डैश बचा, k डबल डैश बराबर, ठीक है। अब फिर क्या बचा हमारे पास 2k ट्रिपल डैश बचा यहाँ पर, ठीक है। अब 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर यहाँ पर लिख दिया, 2 से गुणा करने पर यहाँ पर, गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, जिससे लिखने में अच्छी लगे इक्वेशन। देखिए 2 से इसमें गुणा करेंगे 2k डैश हो जाएगा यहाँ पर, बराबर इसमें 2 से गुणा किया 1/2 k डबल डैश हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बराबर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, इसमें क्या कर देंगे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा यहाँ पर, 2k ट्रिपल डैश हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2k डैश हो जाएगा यहाँ पर, बराबर k डबल डैश हो जाएगा, बराबर 4k ट्रिपल डैश हो जाएगी। यही तो रिलेशन हमें फाइंड करना था, यही निकालना था रिलेशन यहाँ पर, ठीक है, यही रिलेशन हमें फाइंड करना है यहाँ पर। देख लीजिए इसमें देखिए k डैश k डबल डैश k ट्रिपल डैश में संबंध स्थापित कीजिए, यही रिलेशन है यहाँ पर, यही क्या है संबंध है यहाँ पर, ठीक है, यही क्या है संबंध है यहाँ पर। कोई कठिन क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं, इसमें नोट कर लीजिए आप। अब देखिए क्या होता है जब, देखेंगे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्या होता है जब, देखिए यहाँ पर लिखा क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, यहाँ पर क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देखिए लिखा हुआ है एथिल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं, कैसे करते हैं एथिल ब्रोमाइड को, वेरी सिंपल, कुछ इसमें है नहीं। देखिए एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखिए C2H5, यही तो होता है एथिल ब्रोमाइड, C2H5Br होता है यहाँ पर, ठीक है। अब प्लस का अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं, यहाँ पर किसके साथ करते हैं, अल्कोहलिक 2023-24 लगातार आ चुकी क्वेश्चन, एक अल्कोहलिक KOH के साथ क्या करते हैं, इसको हम गर्म करते हैं, यहाँ पर गर्म कर देंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, हमने बताया था जहाँ भी आपको K दिखे Br दिखे KBr क्या हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ पर, निकल जाएगा यहाँ OH यहाँ पर OH, इससे एक H लीजिए यहाँ पर, देखिए KBr पहले निकाल लीजिए यहाँ पर, इसमें KBr क्या हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ पर, निकाल दिया। अब देखिए OH है यहाँ पर, एक H इससे ले लीजिए, OH मिलकर क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा यहाँ पर, H2 निकल, तो क्या बचेगा C2H4 बचेगा यहाँ पर, ओनली C2H4 तो बचेगा, C2H4 बचा यहाँ पर, क्या बचा C2H4, इसका नाम क्या होता है एथीन, इसका नाम क्या है एथीन है यहाँ पर, क्या है नाम एथीन, ठीक है, हटाई होगा। फिर देखिए एथिल क्लोराइड को जलीय NOH के साथ NOH विलीन के साथ गर्म करते हैं, किसको करते हैं यहाँ पर, ठीक है, एथिल क्लोराइड को, यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड था, यहाँ पर एथिल क्लोराइड यानी कि C2H5Cl यहाँ पर, ठीक है, प्लस का जलीय NOH यहाँ पर, क्या है जलीय NOH यहाँ पर, जलीय NOH यहाँ पर, ये जली है, ध्यान रखना है यहाँ पर, क्या है जली, ये रिएक्शन इन दो में से एक पूछी जाएगी आपके एग्जाम में, ठीक है। क्या करते हैं यहाँ पर विलीन के साथ गर्म करते हैं, यहाँ पर जलीय NOH के विलीन के साथ क्या करते हैं यहाँ पर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्वस, ठीक है। तो यहाँ पर इसको गर्म कर दीजिए यहाँ पर, तो हमेशा NaCl निकल जाएगा, KBr NaCl, ठीक है, NBr निकल जाएगा यहाँ पर, NaCl निकल जाएगा, तो क्या बचेगा C2H5OH यहाँ पर एल्कोहल बन जाएगा, C2H5OH, ठीक है, क्या बन जाएगा एल्कोहल बन जाएगा, NaCl क्या हो जाएगा, नमक क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, इसका नाम क्या है एथिल अल्कोहल, सबको मालूम है। फिर देखिए C2H5OH एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करता है यहाँ पर, ठीक, किसके साथ करता है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है, क्या करता है हमारे पास, ठीक है, यानी कि एथिल अल्कोहल यानी C2H5 एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करता है यहाँ पर। देखिए एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, CH3CO का होल्टवाइज यही तो फॉर्मूला होता है, यही होता है यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर एथिल एसीटेट बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा एथिल एसीटेट, यानी कि CH3COO, ये क्या होता है हमारे पास एसीटेट होता है, CH3COO एसीटेट होता है। अब क्या बोला एथिल बनता है, एथिल क्या होता है C2H5 होता है, C2H5 एथिल एसीटेट बन जाता है, और क्या बन जाता है हमारे पास एस्टिक अम्ल बन जाता है, एस्टिक अम्ल CH3, चूंकि यहाँ पर होल्टवाइज है CH3 डबल है यहाँ, तो ये एस्टिक अम्ल बन जाए, CH3COOH क्या हो जाएगा, यानी कि एस्टिक अम्ल बन जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा हमारे पास एस्टिक अम्ल बन जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए C2H5 को आयोडीन और NOH के साथ गर्म करते हैं, यहाँ पर C2H5 को आयोडीन और NOH के साथ क्या करते हैं, यहाँ पर हीट करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है यहाँ पर। देखिए तो क्या बनता है, इसमें बहुत फेमस रिएक्शन है, आयोडोफॉर्म बनती है, 2022 में पूछी गई थी, ठीक है। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला देखिए C2H5
C2H5OH यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर C2H5OH यहाँ पर, ठीक है, प्लस का आयोडीन I2 लिखा है यहाँ पर, I2 लिखा है यहाँ पर, ठीक है, I2 NOH के साथ, तो यहाँ पर NaOH लिख देंगे, यहाँ पर NaOH लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हमेशा इस रिएक्शन को प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ पर 6 लेते हैं, यहाँ पर संतुलित वैसे भी कर ले, बाद में कर लेंगे यहाँ पर। तो आइडोफॉर्म पहले बना दिए CHI3, यही तो होता है आइडोफॉर्म, यहाँ पर यही होता है CHI3, और क्या बन जाएगा यहाँ पर, यानी कि सोडियम फार्मेट बन जाएगा HCOOHC, देखिए HC यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर HC, देखिए HC डबल फेमस रिएक्शन होती है, आइडोफॉर्म बनाने की विधि भी होती है, ध्यान रखना यहाँ पर HCOONA, यहाँ पर HCOONA यानी कि HCOO सोडियम फार्मेट बन जाता है यहाँ पर। और क्या बन जाए हमने बताया था, जहाँ भी N दिखे I दिखे तो क्या हो जाएगा NaI, यानी कि NaI बन जाएगा यहाँ पर, और प्लस का क्या बन जाएगा यहाँ पर H2O बन जाएगा। इसको संतुलित कर लेना, यहाँ पर 5 लेते हैं यहाँ पर, इसको ध्यान रखना, यहाँ पर एग्जाम में टाइम मत बर्बाद करना, यहाँ पर इसको संतुलित करेंगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर भी 5 लेते हैं, यहाँ पर 5, इससे एक ज़्यादा लेते हैं यहाँ पर, इससे एक ज़्यादा लेते हैं यहाँ पर, इससे एक ज़्यादा लेते हैं, 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसकी रिएक्शन यही होगी हमारे पास, फेमस रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बैलेंस करेंगे हो जाएगा, हाई स्कूल में सब सीख चुके हैं आप। फिर देखिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल की बात 300 सेंटीग्रेड पर गर्म कापर पर प्रभावित करते हैं, क्या करते हैं, गर्म कापर पर प्रभावित करते हैं। यहाँ पर क्या है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल है यहाँ पर, तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है CH3 का होल ट्वाइस, और क्या होता है CHOH होता है, CHOH, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है यहाँ पर, CH3 का होल ट्वाइस CHOH, ठीक है, किसके साथ, अल्कोहल बास्केट कापर के साथ, यहाँ पर कापर यानी कि Cu, यहाँ पर कापर के साथ, किसकी 300 सेंटीग्रेड पर, यहाँ पर 300 सेंटीग्रेड पर, यहाँ पर 300 और 273, इसको और केल्विन में कन्वर्ट करें, यहाँ पर देखिए रुक जाए 300 10 का 273, यहाँ पर 273 यहाँ पर, तो 3 2 5 500 केल्विन में इसको कर लीजिए, 300 सेंटीग्रेड लिख लीजिए यहाँ पर, 300 सेंटीग्रेड क्यों टाइम बर्बाद करना है, यहाँ पर 300 सेंटीग्रेड लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। इसको हम कापर की, देखिए अल्कोहल को बस 300 सेंटीग्रेड गर्म कापर पर प्रभावित करते हैं, यहाँ पर गर्म कापर पर प्रभावित करते, तो क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा यहाँ पर, यानी कि CH3CH3CO यही तो होता है एसीटोन, यहाँ पर यही होता है, यहाँ पर CH3CO हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी यहाँ पर, ये बनेगा यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास आ गई यहाँ पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिएक्शन, ठीक है। सब प्रैक्टिस करनी होगी आपको, ऐसे नहीं याद होंगी, यहाँ पर कोई इसका मेथड नहीं होता कि आपको यही मेथड चल लगाइए आप हो जाएगा, नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। इनको प्रैक्टिस करनी होती है तभी ये याद होती है थोड़ी बहुत। देखिए फिनाइल की सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं, पिक्रिक अम्ल बनता है, फेमस रिएक्शन याद होनी चाहिए, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, फिनाल है यहाँ पर, फॉर्मूला रिंग में लिख लीजिए फिनाल, ठीक है। ये क्या हमारे पास फिनाल है, हमारे पास क्या है, फिनाल लिखा है हमने यहाँ पर, क्या लिखा, फिनाल लिखा है, हमने फार्मूला लिख दिया। देखिए इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको यहाँ पर करते हैं, देखिए फिनाल यहाँ पर, इस रिएक्शन को यहाँ पर करते हैं, देखिए फिनाल का फार्मूला ये लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए इसको सिंपल भाषा में आपको बता दें, देखिए फिनाल यही तो है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सांद्र नाइट्रिक अम्ल यहाँ पर, ठीक है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, तो इसको देखिए यहाँ पर 3 नाइट्रिक अम्ल ले लीजिए, यहाँ पर 3 पिक्रिक अम्ल लेंगे, यहाँ पर HNO3 ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है, से क्रिया कराते हैं, यहाँ पर क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं, करा दीजिए यहाँ पर, चाहे यहाँ पर भी लिख लीजिए सांद्र HNO3, तो यहाँ पर क्या बनता है, याद होना चाहिए, पिक्रिक अम्ल बनता है यहाँ पर, क्या बनता है यहाँ पर, पिक्रिक अम्ल बनता है यहाँ पर, ठीक है। एक बार NO2 यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर OH के पड़ोस में NO2, ठीक है, एक बार NO2 यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर, और जस्ट एक बार यहाँ पर लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, पिक्रिक अम्ल होता है, सिंपल भाषा में ध्यान रखना, पिक्रिक अम्ल बनता है यहाँ पर, क्या बनता है, चाहे इसको हीट लगा दी यहाँ पर, ठीक है। क्या बनता है हमारे पास, पिक्रिक अम्ल बनता है यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्टली फार्मूला यहाँ पर रिएक्शन लिख लेना, ये बात है यहाँ पर, ठीक है। क्या बनता है, पिक्रिक अम्ल, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, इसको नोट कीजिए आप। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कौन सी रिएक्शन थी हमारे पास, छठी थी शायद, यहाँ पर कौन सी थी, छठी। अब 7वीं देखिए यहाँ पर, क्या देखेंगे, 7वीं, देखिए फिनाल की जिंक चूर्ण से क्रिया होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछी जाती है यहाँ पर, ठीक है। बेंजीन बनती है, रटी होगी सबको यहाँ पर। फिनाल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फिनाल का फॉर्मूला यहाँ पर, फिनाल है यहाँ पर, ये फिनाल का फॉर्मूला होता है यहाँ पर जिंक चूर्ण के साथ। तो जिंक चूर्ण के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं जिंक चूर्ण के, जिंक वही जिसे जस्ता बोलते हैं, इसको गर्म करते हैं, बेंजीन बन जाती है यहाँ पर, क्या बन जाती है, बेंजीन, ठीक है। और ZNO क्या हो जाएगा यहाँ पर, ZNO निकल जाएगा यहाँ पर, जिंक ऑक्साइड क्या हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ पर, निकल गया जिंक ऑक्साइड यहाँ पर। फिर देखिए फॉर्मेल्डिहाइड को फेलिक विलयन के साथ गर्म करते हैं, किसे, फॉर्मेल्डिहाइड को फेलिक विलयन के साथ गर्म करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बनता है यहाँ पर, वेरी सिंपल है, यहाँ पर क्या बनता है, फार्मिक अम्ल बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन आप रट जाएंगे अगर प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर SCHO फॉर्मेल्डिहाइड है, यहाँ पर फेलिक विलयन CEO यहाँ पर, इसके साथ क्या करते हैं, यहाँ पर हम
गर्म करते हैं यहाँ पर फेनिल के साथ, गर्म करते हैं यहाँ पर फेनिल के साथ, गर्म करते हैं, क्या बन जाएगा यहाँ पर क्यूप्रस ऑक्साइड एक प्रकार का बन जाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अपक्षेप, ठीक है, यानी कि CU2O बन जाएगा यहाँ पर। और क्या बन जाएगा यहाँ पर फार्मिक अम्ल बन जाएगा, HCOOH बन जाएगा यहाँ पर। बस हो गया रिएक्शन यहाँ पर। इस टाइप से करते हैं यहाँ पर रिएक्शन को। फिर देखिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए यहाँ पर। देखिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल से एसीटोन बनाना है यहाँ पर, कैसे प्राप्त करोगे यहाँ पर, क्या बनाना है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल से एसीटोन बनाना है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। देखिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल का भी फार्मूला पीछे बताया था, यहाँ पर क्या होता है CH3 का क्या होता है होल ट्वाइस होता है, और क्या होता है हमारे पास CHOH होता है, यही तो होता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, CH3 का होल ट्वाइस CHOH होता है यहाँ पर, ठीक है। हमें आइसोप्रोपिल अल्कोहल से एसीटोन प्राप्त करना है। शायद क्या होता है रिएक्शन अभी कराई थी हमें, रुक जाइए यहाँ पर। देखिए क्या होता है रिएक्शन यहाँ पर, आइसोप्रोपिल अल्कोहल वाली ये है यहाँ पर, क्या बनाना है यहाँ पर, यानी कि देखिए ये एसीटोन डायरेक्टली प्राप्त होता है यहाँ पर कापर की, और 300 सेंटीग्रेड पर क्रिया करा दीजिए, वही रिएक्शन सेम टू सेम आ गई यहाँ पर, क्या गई वही रिएक्शन सेम टू सेम आ गई यहाँ पर। देखिए यहाँ पर वही रिएक्शन सेम टू सेम पूछी गई थी, कैसे प्राप्त करो में क्या होता है मैं पूछी जा चुकी है यहाँ पर, ठीक है। कापर यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर, और 300 सेंटीग्रेड लिख देते हैं यहाँ पर, 300 सेंटीग्रेड, तो क्या बनता है हमारे पास एसीटोन बनता है CH3CO CH3, यही तो है एसीटोन, और हाइड्रोजन गैस बन जाती है यहाँ पर, उड़ जाती है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हमारे पास है एसीटोन, कितनी सिंपल रिएक्शन है यहाँ पर। फिर देखिए एस्टल्डिहाइड से क्लोरल, क्या बनाना है यहाँ पर, एस्टल्डिहाइड से हमें यहाँ पर क्लोरल बनाना है यहाँ पर, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन यहाँ पर है, क्या है बहुत ही सिंपल है। देखिए इसको एस्टल्डिहाइड से क्लोरल बनाना है यहाँ पर, तो किस टाइप से बनाएंगे यहाँ पर बताइए, कैसे बनाएगा हम यहाँ पर। देखिए एस्टल्डिहाइड का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। एस्टल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, CH3CHO, ठीक है, यही तो होता है एस्टल्डिहाइड का फार्मूला CH3CHO। यहाँ पर क्लोरल बनाना है यहाँ पर, क्लोरल में क्लोरीन से आपको क्रिया करानी होगी। देखिए इसकी क्लोरीन Cl2 लिख लीजिए यहाँ पर, Cl2 के साथ क्या कर दीजिए, इसको गर्म कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, Cl2 के साथ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा क्लोरल बन जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा क्लोरल, यहाँ पर Cl2 देखिए एस्टल्डिहाइड यहाँ पर Cl2 से क्रिया करा देंगे, किसको क्या कर देंगे गर्म कर देंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा क्लोरल बन जाएगा, यानी कि CCl3CHO प्लस का क्या बन जाएगा यहाँ पर CHO यहाँ पर, और यह Cl बन जाएगा यहाँ पर। इसको संतुलित करने के लिए देखिए हाइड्रोजन कितने होंगे, एक, देखिए एक हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, एक दो हो जाएगा यहाँ पर, दो, अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 3 और 4, तो यहाँ पर 3 लगा लीजिए, 4 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर, क्या हो गए 4 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर। फिर देखिए हमारे पास एस्टल्डिहाइड से मेसिटिलीन बनाना है यहाँ पर, एस्टल्डिहाइड से क्या बनाना है यहाँ पर मेसिटिलीन बनाना है यहाँ पर, किस टाइप से बनाएंगे यहाँ पर एस्टल्डिहाइड से मेसिटिलीन यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं है भाई, फार्मूला आपको एस्टल्डिहाइड मतलब कि एस्टल्डिहाइड का भाई फार्मूला मालूम हो चाहिए। देखिए एस्टल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है CH3CH होता है यहाँ पर, यही तो होता है एस्टल्डिहाइड का CH3CHO होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा मालूम है यहाँ पर, ये तीन यहाँ पर लगा लीजिए, यहाँ पर 3 लगा लीजिए, ठीक है, नहीं सॉरी एसीटोन से बनाना है, एस्टल्डिहाइड से नहीं, एसीटोन से यहाँ पर, एसीटोन लिखिए फार्मूला यहाँ पर, एसीटोन का फार्मूला क्या होता है CH3CH3CO CH3 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर CH3CO यहाँ पर 3 ले लीजिए, यहाँ पर 3 लगा लीजिए यहाँ पर, ठीक है। एसीटोन लिखा हुआ है, एसीटोन CH3CO यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा मालूम है, यहाँ पर हमें मेसिटिलीन बनाना है यहाँ पर, मतलब कि इसका फार्मूला CH3 लगाना, 3 बार CH3 होता है इसलिए 3 लगा लिया, हाँ सही ये बन जाएगा यहाँ पर। देखिए इसकी सांद्र सान्द्र H2SO4 लिखिए, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 लिखा है यहाँ पर, सांद्र H2SO4 लिखा है यहाँ पर, लिखा है यहाँ पर। अब देखिए डायरेक्टली मेस्टिल का आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए CH3 लगा देंगे, इसके ऊपर 3 लिए इसलिए लिए यहाँ पर एक बार CH3 आ जाएगा, एक बार कहाँ पर आ जाएगा CH3 यहाँ पर हो जाएगा CH3 यहाँ पर, ठीक है। एक बार यहाँ पर CH3 लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, एक कार्बन छोड़कर लगा देते हैं, इसको छोड़ेंगे यहाँ पर लगा, इस कार्बन को छोड़ेंगे यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जस्ट इसके पड़ोस में लगा दीजिए पर CH3, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्यों लगाएंगे, यही तो मेस्टिलीन का फार्मूला होता है, 3 बार लगा दिए, 1 2 3, यही मेस्टिलीन का फार्मूला होता है यहाँ पर, हटाइए यही होता है यहाँ पर रिएक्शन में यहाँ पर, ठीक है, यही होता है मेस्टिलीन का फार्मूला। और 3H2 निकल जाएगा यहाँ पर, 3H2 क्या हो जाएगा निकल जाएगा यहाँ पर। देखिए CH3 3 थे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 3 CH3 हमने लगा दिया, यहाँ पर 3 लिए, यहाँ पर CH3 एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया CH3, एक यहाँ पर आ गया यहाँ पर, ठीक है। और 3H2 हमारे पास क्या हो जाएगा निकल जाएगा यहाँ पर, 3H2 क्या हो जाएगा हमारे पास निकल जाएगा। एक हमारे पास है मेस्टिलीन है यहाँ पर, इसका फार्मूला, इसका नाम क्या है मेस्टिलीन, यहाँ पर नहीं है कि फार्मूला होता है मेस्टिलीन का यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर फिर बनाना है एस्टल्डिहाइड से एसीटोन, एस्टल्डिहाइड से क्या बनाना है यहाँ पर एसीटोन, यहाँ पर कैसे बनाएंगे एस्टल्डिहाइड से एसीटोन, किस टाइप से बनाएंगे, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, कुछ इसमें है ही नहीं यहाँ पर। देखिए एस्टल्डिहाइड से एसीटोन बनाना है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन है यहाँ पर, ये इसको हम कमेंट करेंगे, इसको करके एस्टल्डिहाइड से एसीटोन बनाना है, इसको कमेंट करेंगे। अब इसको देखिए एथिल अल्कोहल से एथिल एस्टेट यहाँ पर, ये बहुत सिंपल है। देखिए एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर
ठीक है। C2H5 थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन यहाँ पर, इसको कमेंट करेंगे। C2H5 OH एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है यहाँ पर, हमें बनाना है एथिल एस्टेट बनाना है यहाँ पर। तो इसकी क्रिया आप करा दीजिए यहाँ पर एस्टिक अम्ल से। यहाँ पर OH देखिए चाहे EH डबल, देखिए फॉर्मूला वैसे हमारे पास एस्टिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए CH3 COOH होता है यहाँ पर। तो H हमने पहले लिख लिया यहाँ पर, फिर C बचा COO लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया यहाँ पर, और यहाँ पर CH3 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर हमें एथिल एस्टेट बना, देखिए यहाँ से OH और यहाँ से H क्या हो जाएगा हमारे पास, निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एथिल एस्टेट बनाना है यहाँ पर, ठीक है एथिल। अब देखिए CH3 इसको CH3 को आगे लिख लिया, CH3 COO हमने आगे लिख लिया यहाँ पर, और C2H5 इसके जस्ट पीछे लिख लीजिए यहाँ पर। C2H5 है यहाँ पर, इसके जस्ट पीछे लिख लिया C2H5। यही हाई स्कूल की रिएक्शन है, हाई स्कूल में पढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हमारे पास है, एथिल एसीटेट है यहाँ पर, क्या है एथिल एसीटेट यहाँ पर। कोई कठिन रिएक्शन है यहाँ पर, बताइए, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, इसमें कुछ है नहीं यहाँ पर, आराम से होगी ये 5 रिएक्शन यहाँ पर। अब नेमिंग रिएक्शन देखेंगे, इसको कमेंट करेंगे आप यहाँ पर, क्या करेंगे इसको कमेंट करना है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी है, इसको कमेंट करेंगे आप यहाँ पर, ठीक है। एथिल एस्टेट बना दिया हमने। देखिए नेमिंग रिएक्शन यहाँ पर, सबसे पहले कार्बोनिल एमिन अभिक्रिया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए क्लोरोफॉर्म एनिलीन और KOH के साथ क्रिया करके फेनिल आइसोसाइनाइड बनाता है। क्या बनाता है, फेनिल आइसोसाइनाइड बनाता है, जो अत्यंत दुर्गंध वाली गैस है। इसे ही कार्बोनिल एमिन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कार्बोनिल एमिन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को, ठीक है, क्षार के साथ गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, फेनिल आइसोसाइनाइड बन जाता है यहाँ पर, और 3KCl बन जाता है, 3H2O बन जाता है यहाँ पर। क्या बन जाता है, 3H2O बन जाता है यहाँ पर। ये क्या हमारे पास एक कार्बोनिल एमिन अभिक्रिया है यहाँ पर, ठीक है, पढ़ लेना है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर डार्जन अभिक्रिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए जब एल्कोहल की अभिक्रिया थाइलिन क्लोराइड के साथ, ठीक है, थाइलिन क्लोराइड के साथ प्रेडीन की उपस्थिति में, क्या प्रेडीन की उपस्थिति में कराने पर एल्किल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, एल्किल क्लोराइड बनता है। इसे डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे डार्जन अभिक्रिया कहते हैं यहाँ पर। देखिए एल्कोहल ले लेंगे यहाँ पर, और क्या ले लेंगे, थाइलिन क्लोराइड ले लेंगे। इसको प्रेडीन की उपस्थिति में क्या करेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे, प्रेडीन की उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है हमारे पास, एल्किल क्लोराइड बनता है। और क्या बनता है हमारे पास, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड बन जाती है, और Cl बन जाता है यहाँ पर, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाती है यहाँ पर, ठीक है। क्या हमारे पास डार्जन अभिक्रिया यहाँ पर, क्या होती है डार्जन अभिक्रिया, जब एल्कोहल की अभिक्रिया थाइलिन क्लोराइड के साथ प्रेडीन की उपस्थिति में कराने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसे डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं यहाँ पर हम। अब देखिए हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रोपिनोमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ कराते हैं तो एथिलामीन बनती है। क्या बनती है, एथिलामीन बनती है। इसी, ठीक है, एथिलामीन बनती है तो एथिलामीन बनती है। इसी अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। देखिए हमने प्रोपिनोमाइड ले लिया यहाँ पर, और सोडियम हाइड्रॉक्साइड ले लिया, और ब्रोमीन के साथ क्या करते हैं यहाँ पर, जब क्रिया होती है इनकी तो हमारे पास क्या बनता है यहाँ पर, एथिलामीन बनता है यहाँ पर। सोडियम कार्बोनेट बनता है, NaBr बन जाता है, 2H2O बन जाता है यहाँ पर, यही लिखा हुआ है। जब प्रोपिनोमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा सोडियम हाइड्रॉक्साइड से करते हैं तो एथिलामीन बनती है। इसी अभिक्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं यहाँ पर। फिर देखिए हेलोफॉर्म क्रिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए क्या होती है, जब एस्टल्डिहाइड या मेथिल कीटोन को हेलोजन जैसे Cl2I2Br2 हेलोजन होते हैं यहाँ पर, इसके तनु क्षार के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो हेलोफॉर्म बनता है। क्या बनता है, हेलोफॉर्म बनता है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पर, एस्टल्डिहाइड ले लिया यहाँ पर, Cl2 चाहे I2 ले लीजिए यहाँ पर, चाहे Br2 ले लीजिए यहाँ पर। इसको क्षार के साथ क्या कर लेंगे यहाँ पर, क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, हेलोफॉर्म बनता है यहाँ पर। CHCl3 क्या है हमारे पास, हेलोफॉर्म बनता है यहाँ पर। सोडियम फार्मेट बन जाएगा यहाँ पर, 3NaCl बन जाएगा, 3H2O बन जाएगा यहाँ पर। ये क्या हमारे पास है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। बस ये नेमिंग रिएक्शन आपको फिक्स याद करनी है यहाँ पर, क्या समझना है आपको, समझना है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए एसिड क्लोराइड का PD व BaSO4 की उपस्थिति में अपचयन कराने पर, ठीक है, एस्टल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, एस्टल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, ठीक है। यह अभिक्रिया रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर देखिए हमने क्या ले लिया, एसिड क्लोराइड ले लिया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर H2 मतलब अपचयन कराना है, PD + BaSO4 की उपस्थिति में जाइलिन भी लिख देंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एस्टल्डिहाइड बन जाएगा यहाँ पर। इसी को कहते हैं रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। R की जहाँ पर CH3 ले लेंगे तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। अगर ये रिएक्शन लिखें तो यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड लिख देना है यहाँ पर। अगर ये रिएक्शन लिखेंगे तो एसिड लिख देना है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला CH3COCl यहाँ पर, इसकी भाई PD + BaSO4 लिखेंगे, जाइलिन लिखेंगे यहाँ पर। भाई हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर, एस्टल्डिहाइड बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है भाई। सेम टू सेम है यहाँ पर, कुछ नहीं है, बहुत रिएक्शन यहाँ पर 3 और 3 2 5 रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इनको लर्न कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अगर मेहनत पसंद आई इतनी हार्ड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद करने में बहुत मेहनत लगी इन आंसर से छांटते हुए क्वेश्चन यहाँ पर लिखने में यहाँ पर, ठीक है। मॉडल में देखना उसकी इतनी बेकार लैंग्वेज है, आपको कहीं लर्न ही नहीं होगा, कभी याद ही नहीं होगा। इस टाइप से लैंग्वेज लिखी हुई है यहाँ पर। आप यही नेमिंग रिएक्शन कर लेना, बहुत बेकार लिखी हुई है, ये सिंपल भाषा में लिखी हुई है, इनको याद कर लेना यहाँ पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही यहाँ पर।